Today we are discussing about the different form of English poetry. इंग्लिश पोइट्री की बहुत सारी फॉर्म है और उनमें से लगभग लगभग मैं आपको टोटल ही कंप्लीट करा चुका हूं। इससे पहले मेरे 9 लेक्चर्स 10 लेक्चर्स और इस पे हो चुके हैं और ये 11 नंबर का लेक्चर है, 11 नंबर। और मैं आपको सोनेट, एलिजी, बैलेड, हीरोइक कपलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ईपिक, मोस्टली लिरिक, मैं सब कुछ आपको करा चुका हूँ। सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सोनेट आपने पढ़ा, 14 लाइन की पोयम हो जाती है, पोइट के अपने एक्सप्रेशन निकल के आते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इपिक लॉन्ग नैरेटिव होती है, ग्रैंड स्टाइल में लिखी हुई पोयम होती है। लिरिक में पर्सनल इमोशंस आते हैं, छोटी पोयम हो जाती है। तो सबका अपना अपना एक ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसमें ये चीजें होती है। और वो बैलेड है तो एक स्टोरी बताई जाएगी। तो इस तरीके से हमने अब तक सारे जो लिटरेरी फॉर्म्स में जो पोइट्री वाली फॉर्म है उसे हमने शुरुआत में पकड़ा और धीरे धीरे उसे हम एंड की तरफ को आ चुके हैं। आज इसका लास्ट वो है ओड, जो पोइटिक फॉर्म है उसे कंप्लीट कराएंगे। तो ओड को बड़े ध्यान से सुनना है। ओड का नाम आपने सबने सुना होगा, और जब ओड का नाम आता है तो एक राइटर का नाम एकदम दिमाग में आता है, और वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के, क्योंकि जितनी भी पोयम हमने कीट्स की पढ़ी है, मैं एक ये पोयम तो ज्यादातर पढ़ी हुई बता रहा हूँ मैं, ला बेला डेम सेंस मर्सी, वो तो अलग हो गई। लेकिन ओड लिखे हुए हमने बहुत उसकी पोयम पढ़ी है। ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड टू मेलनकोली, ओड टू अटम, मतलब सारे जो है ये सब उसने ओड लिखे हैं। और ओड के नाम से मतलब ओड में बहुत ज्यादा पेन यूज करा है जॉन कीट्स ने। बहुत कम उम्र में मर जाता है, लेकिन ओड उसने बहुत प्यारे प्यारे ओड इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करे हैं। तो ये नाम जो जॉन कीट्स का है वो स्टार्टिंग का नाम तो नहीं है, लेकिन परफेक्ट करने में है। स्टार्टिंग में बात करें तो स्पेंसर ने भी ओड लिख दिए थे, तो ओड स्टार्टिंग से लिखे जा चुके थे। बेन जॉनसन ने ओड लिखने स्टार्ट करे, तो शुरुआत में मतलब एलिजाबेथ ने इससे ओड चालू हो गए थे। वैसे अगर देखा जाए मौलिक रूप से, तो ओड जो प्रोडक्ट है, ज्यादातर मैंने आपको बताया है, मोस्टली जितने भी चीजें जो ये लिटरेरी फॉर्म्स आई है, ज्यादातर मोस्टली ये ग्रीक से आई है, और ग्रीक के बाद कुछ इटली से आई है। मतलब ज्यादातर तो यही के प्रोडक्ट होते हैं। तो ओड जो है ये भी एक ओल्ड वर्ड ग्रीक का है, वहां से ओड वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब गीत गाना ही होता है, सिंग करना। अब ओड की हर चीज की, कोई भी आपने लिटरेरी फॉर्म करी है उसकी एक डेफिनेशन एक शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में होती है कि भाई ये इस तरीके से पहचाना जाता है। बाद में उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ऐसी ओड का जो मेन पॉइंट है वो ये होता है कि ये एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है। इसमें भी पोइट की फीलिंग्स निकल के आती है, लेकिन ये एक एड्रेस करके करा जाता है। और जिस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट लिया जाता है इसके अंदर, उस सब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करता है पोइट, उसकी प्रेज करता है। जैसे ओ टू नाइटिंगल है, तो पोइट का एक काम है कि वो नाइटिंगल के प्रति एक ओड लिख रहा है। और मतलब उसके प्रति गाना है एक, और वो नाइटिंगल की प्रेज करेगा उसमें, उसे बिल्कुल ग्लोरीफाई कर देगा, उसकी महानता, अच्छाई के तरह। यहां तक कि ओड टू अटम जैसा एक ओड लिखा जॉन कीट्स ने, जबकि पतझड़ का जो सीजन होता है वो तो सबसे बुरे में माना जाता है, लेकिन कीट्स ने पतझड़ में भी रंग भर दिए। 3 स्टेंजे लिखता है उसके अंदर, और ओड टू अटम इतना बेहतरीन ओड बना देता है, पतझड़ के भी गाने बता देता है, पतझड़ के भी फूल बताता है किस तरीके से रंग बिरंगे होते हैं। तो वो इस तरीके से ओड लिखे जाते हैं। ओड टू वेस्ट विंड, पीबी शैली ने लिखा। वेस्ट विंड जब चलती है तो वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव भी होती है, उखाड़ती चली जाती है हर चीजों को, लेकिन उसने उसके भी फायदे बता दिए। तो कहीं ना कहीं ओड जो होता है, ओड एक तरीके से प्रेजिंग सॉन्ग होता है। और इसकी एक खासियत ये भी होती है, जो ओड लिखे जाते हैं ना, वो एक एड्रेसिंग वे में होते हैं। जैसे आपको जब ओड आप देखोगे, सुनोगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पोइट जो है ना, सीधा जिसके लिए ओड लिखा जा रहा है, जिस सब्जेक्ट के लिए, उससे डायरेक्ट बात करता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, मैं एक ओड लिखना स्टार्ट कर दूं, ओड मैं अपना, जैसे मेरे मोबाइल है मेरे हाथ में, तो मैं लिख रहा हूँ ओड टू मोबाइल। तो मोबाइल के लिए मैं एड्रेसिंग कर रहा हूँ इस सॉन्ग को। और आपको ऐसा लगेगा पोयम में कि जैसे मैं सीधा डायरेक्ट और किसी से बात नहीं कर रहा, सीधा मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। और मैं ओड में लिखूंगा जैसे हे मोबाइल,
तुम तो एक ऐसी चीज बने हो, तुमने सबको एक दूसरे से जोड़ दिया, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करी जाए वो कम है। तुम इंसान को घर बैठे ही अगर कोई टेंशन में होता है तो तुम उसे खुश कर देते हो। तुम इंसान को कोई कहीं भी है उससे उसकी बात करा देते हो। तुम किसी को भी दुखी नहीं रहने देते। तुम तो एक सोर्स हो एंटरटेनमेंट की। तुम एक सोर्स हो, अगर बच्चों को अगर कहीं पढ़ाई के लिए कोई सोर्सेज नहीं मिल रहे तो वो तुम्हारे द्वारा एजुकेशन प्राप्त करता है। तो मैं ऐसे करके एक ओड लिख सकता हूँ और ऐसा लगेगा मैं तू तड़ाक से सीधा मोबाइल से बात कर रहा हूँ, वो ओड है। इसे एड्रेसिंग सॉन्ग कहते हैं। उसकी प्रेज करूंगा, उसे ग्लोरीफाई करूंगा। इसी तरीके से जितने भी ओड लिखे गए हैं, ओड टू वेस्ट विंड लिख दिया, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है, या जो भी मोस्टली ओड, बहुत सारे ओड आएंगे, थॉमस ग्रे ने भी लिखे हैं। तो सब में एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, मतलब डायरेक्ट उसी इंसान से या उस नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, नॉन लिविंग होती है मोस्टली, और उस या फिर पक्षी पक्षी हो सकते हैं। तो वे सब ओड होते हैं। और जो ये ओड होते हैं, ओड का जो दिखाया गया है वो इस तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से ओड का मतलब ओड जो होते हैं वो एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, और उसमें जो पोइट होता है वो अपनी बात को एड्रेस करता है, और सामने वाला जिस सब्जेक्ट पे लिखता है उसे वो ग्लोरीफाई कर देता है, उसकी प्रेज करता है बहुत ज्यादा। तो ये मेन है, मतलब मेन चीज है एड्रेसिंग सॉन्ग। सेकंड थिंग ये है कि उसकी प्रेज करना। और फिर ये होता है कि ये लिरिक्स से लंबा होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, लिरिक तो छोटा होता है। मैं किसी को एड्रेस करके लिखा जाएगा तो उसमें पोइट की अपनी फीलिंग्स निकल के आती है इसके अंदर भी। जैसे देखो, सोनेट में, लिरिक में और ओड में, तीनों में पोइट की पर्सनल फीलिंग्स आती है। सोनेट की खासियत अब तीनों के अंतर कर दो। सोनेट 14 लाइन का, 14 लाइन्स का होता है, और उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ओड का भी होता है। लिरिक का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि इतनी स्टेंजार, इतनी लाइन होनी चाहिए। और लिरिक जो होता है वो पर्सनल फीलिंग्स है, लेकिन छोटा होता है। ओड एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, और इसका ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ओड के 3 टाइप्स ऑफ ओड होते हैं। उनके बारे में अब आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब एक एक करके इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारा 11 लेक्चर है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का। इससे पहले मैं आपको कई चीजें करा चुका हूं, मतलब 227 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो ये 228 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ओड के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसका आता है, ओड जो ओरिजिन है वो ग्रीक का है। चाहे वो एलिजी है, ग्रीक का है, तो ओड भी जिस तरीके से मतलब बैलेड है, एलिजी है, ये सब ग्रीक के मतलब ओरिजिन है, तो ये ग्रीक से लिया गया है। तो ओड ओरिजिन है, उत्पत्ति है ग्रीक की। और जो ये टर्म ओड है ना, कोइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसे कोइंड किया गया, मतलब बनाया गया है, ओइड वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब गाना, गाना होता है, मतलब टू सिंग, गीत गाना। तो ये ओल्ड वर्ड से लिया गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओड इज एन एड्रेसिंग सॉन्ग टू एन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। ओड एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये एड्रेसिंग सॉन्ग है। एड्रेस होता है किसी को संबोधन करना, डायरेक्ट उससे बात करना, कि हे नाइटिंगल, एकदम बात कर रहे हैं। और टू साइकी, हे साइकी देवी, कीट्स कहता है कि अरे तुम्हें मैंने देखा है, एक बार मैं ऐसे ऐसे वहां जा रहा था तो मैंने देखा तुम थी, तुम्हारे साथ शायद तुम्हारा लवर क्यूपिड था, मैंने तुम दोनों को देखा था। हे साइकी, मैं तो तेरी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, तुझे कोई और शायद इतनी, आज तक तो इतनी महान होने के बावजूद भी तेरी किसी ने मूर्ति नहीं बनाई, तेरी किसी ने आरती नहीं लगाई, तेरी किसी ने भजन नहीं गाए, तो मैं तेरे गाना चाहता हूँ। मतलब ऐसे ओड होता है। तो सीधा साइकी को ही एड्रेस कर रहा है, तो एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है टू एन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट को या कोई पर्सन, मतलब कोई पक्षी हो सकता है जिसके लिए ओड लिखा गया है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। इंसान के ऊपर तो ना के बराबर देखने को मिलता है। या फिर एक अलग तरीके के भी ओड होते हैं जो किसी इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, कोई शादी है, फेस्टिवल है, उसे भी करते हैं, तो वो भी ओड मतलब ऐसे भी लिखे जाते हैं। तो ओड एक एड्रेसिंग सॉन्ग है किसी ऑब्जेक्ट और किसी पर्सन के लिए। ओड इज लॉन्गर देन लिरिक। मैंने जब लिरिक कराया था आपको तो बताया था एक शॉर्ट पोएम होती है, लेकिन ओड थोड़ी लेंथी हो जाता है। तो ओड एक लेंथी हो जाता है, और लिरिक जो छोटा होता है। अगर दोनों में पूछा जाए तो लिरिक जो है वो छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ ओड। लेकिन अगर इसके अब मान लिया कोई ऐसा एक्सेप्शन केस देखा जाए, तो लिरिक भी कुछ बड़े भी लिखे गए हैं, कुछ और छोटे लिखे गए हैं। उस छोटे वाले को इस बड़े लिरिक से तुलना करके ऐसे हम एक्सेप्शन भी ला सकते हैं इसका। लेकिन अगर जनरली देखा जाए
तो ओड बड़ा होता है लिरिक के मुकाबले, और सोनेट बिल्कुल ही छोटा हो जाता है 14 लाइन्स का। ओड इज द फॉर्म ऑफ लिरिक। अब ये जो बात आती है ना, आप इससे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लिरिक की ही फॉर्म है ओड। देखो, लिरिक एक अम्ब्रेला टर्म है। लिरिक का मतलब गीत होता है, वाद्य यंत्र पे गाया गया, लायर पे। और ओड भी उसी में से ही निकाला है, बस उसका थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया। भाई, लिरिक का मतलब भी गाना ही तो होता है, गीत गाना। तो यहाँ ओड जो है वो लिरिक की फॉर्म है। इट इज लॉन्ग लिरिक पोयम। जैसे आप लॉन्ग लिरिक पोयम कह सकते हो, लिरिक से थोड़ा सा लेंथी कर दिया, तरीका वही ले लिया। विच इज सीरियस एंड एलाबोरेटेड इन इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर। जो अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सीरियस और एलाबोरेट करना होता है, मतलब उसे सजाना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ऐसे सजा करके लिखा जाता है। ओड इज ए काइंड ऑफ ए पोयम। ऐसी पोयम होती है ओड, ये डिवोटेड है, डी लिखा हुआ है, डिवोटेड टू द प्रेज ऑफ ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में समर्पित होती है, तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। या व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है। ओड टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति ओड लिख दिया विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो वो ड्यूटी को कहता है ना, ये एक स्टर्न ड्यूटर है गॉड की। तो ओड टू ड्यूटी, ऐसे भी ओड तो ये भी हो गया। तो ओड जो है किसी व्यक्ति विशेष, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई पहाड़, कोई इवेंट, कोई चीज, उसे किसी के भी प्रति हम ओड लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं मोबाइल के बारे में एग्जांपल दे रहा था। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ऑड। जब हम नॉन लिविंग को लिविंग की तरह देख लेते हैं, तो वो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच तो हो ही जाता है उसमें। तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जब नॉन लिविंग चीज को लिविंग की तरह देख लेते हैं। मान लिया हम ओड टू अटम कर रहे हैं, पतझड़ के लिए ओड, और पतझड़ को, हे पतझड़ मैंने तुझे देखा है ना, कीट्स क्या कहता है? हे पतझड़ मैंने तुझे देखा है, तू जब किसान अपनी फसल काटता रहता है, फसल काटने के बाद जब वो अपने गेहूं को मशीन से मतलब काटता है, तो वो गेहूं को चारों तरफ जब कट जाते हैं, तो वो बीच में बैठ जाता है किसान, और उसके बाल लहराते रहते हैं हवा से। तो जो वो बाल लहराते हैं ना, हे पतझड़ वो तू ही है। इसका मतलब वहां तुझे देखा जा सकता है। तो पतझड़ में ये समय आता है, तो वो ऐसे करके बताता है, पतझड़ तू वो है। हे पतझड़, हे अटम, तेरे भी तो अपने गीत है, तू अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहा है, तेरे भी अपने झिंगुर गाते हैं, वो तेरे उसमें गाते हैं, ऐसे करके कहता है। और तू तो बेटा है, तू शांति का प्रतीक, मतलब ऐसे करके उसने पतझड़ को भी एड्रेस करा। और एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह दिखा देना, ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। वो शुरू से ही बन गया है। इसलिए ओड की एक खासियत होती है कि जब किसी ऐसी चीज को, टू ड्यूटी है, उसे बिल्कुल इंसान की तरह ले रहे हैं। और ओड टू वेस्ट विंड है, हे वेस्ट विंड तू तो डिस्ट्रक्टिव है, तू पालनहार भी है, तो अगर विनाश करती है तो तू पालनहार की तरह भी होती है। तू मुझे ताकत दे दे, तू मेरे अंदर भी जोश भर दे, मुझे भी इसी तरीके से, जैसे तू मरी हुई पत्तियों को ले जाती है ना उड़ा करके। पीबी सैली कहता है, मेरे अंदर से भी ऐसे ही, मुझे भी ऐसे ही इंस्पायर कर दे, ताकि मैं भी कुछ लिख सकूं, अच्छे गीत लिख सकूं। और मैं तो समय ने बेकार कर दिया। ये पीबी शैली की रोने की आदत होती है, लास्ट में एकदम अपने अंदर जोश भर देता है। तो वो लास्ट लाइन उसकी कहता भी है वो, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर विंटर आती है, अगर ठंड आती है, तो क्या बसंत दूर रह सकती है? इसका मतलब अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे भी आएंगे। ऐसे लास्ट में लिखता है उसमें, और टू वेस्ट विंड में। और पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है वो उसकी, पीबी सैनी की। तो थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमिज्म दिखा दिया यहाँ पे, अदरवाइज बहुत बड़ा पेसिमिस्टिक पहुंच जाए। तो और टू वेस्ट विंड लिख दिया। अब वेस्ट विंड को ऐसे करके बोल रहा है, तू तड़ाक करके, जैसे तू सामने ही बिल्कुल वेस्ट विंड से बात कर रहा है। तो ये क्या है? अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इसे बोलते हैं। तो एक तरह से उसे वो जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है ना, इसी तरीके से अपोस्ट्रोफी भी, जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसमें भी नॉन लिविंग को मान के एक लिविंग थिंग और बोलना स्टार्ट कर दे। जैसे ओ जूलियस सीजर, दो आर माइटी, यट तुम आज भी महान हो, वो तो मर गया, उसके बाद भी उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है वहां पर। तो लेकिन यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में पूरा सब कुछ चलता है। इट इज एन एड्रेसिंग सॉन्ग, ये तो हमें पता ही है, एड्रेसिंग है टू लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कोई लिविंग बीइंग भी हो सकता है, जैसे पक्षी है, स्काईलार्क, नाइटिंगल, उनके लिए भी ओड, और टू नाइटिंगल और टू स्काईलार्क। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी ये एक तरीके से ऐसे ही यूज होता है। जैसे नॉन लिविंग में और टू मेलनकॉली हो गया, और टू ड्यूटी हो गया, और टू अटम हो गया, तो ऐसे भी मतलब
लिखा जाता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को लिए ओड लिखे जाते हैं, उन्हें एड्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं। इट इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। कंपोजिशन तो होगी रचना, मतलब पोयम एक तरीके से, ये बड़ी सीरियस, गंभीर, मतलब ऐसा नहीं है, मजाकिया नहीं होती, और डिग्निफाइड, और थोड़ा सा जैसे एलिवेटेड स्टाइल में होती है ना, मतलब भव्य, और डिग्निफाइड मतलब एक शानदार, ऐसी कंपोजिशन होती है जिसकी प्रेज करी जाती है, जिसे डेकोरेटेड किया जाता है, मतलब ऐसे। और एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पोइट्स इमोशन। हालांकि लिरिक जो होता है उस पे ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन ओड भी लिरिक का ही पार्ट है। इसमें भी पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग दिखाता है। जॉन कीट्स, जब ओड टू नाइटिंगेल पोयम उसने लिखी, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था, वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। नाइटिंगेल गीत गा रही थी, जब वो, मतलब वो चहचहा रही थी, तो उसे देख करके उसके माइंड में एकदम फीलिंग्स आई, देख करके नाइटिंगेल को, कि भाई ये कितना बढ़िया गीत गा रही है। तो तुरंत वो जाता है अंदर, वहीं से पेज लेके आता है खाली, और इतने थोड़ी देर में उन्हें सब पेजेस को भर देता है। और पेज भरने का मतलब ये था कि तुरंत ही ओड लिख देता है उस पे, मतलब तुरंत बना देता है पोयम को। ये खासियत है रोमांटिक एज के पोइट्स। और ऐसे ही पीबी शैली, वो भी, उसने स्काईलार्क पक्षी देख लिया जंगल में, तो उसी के ऊपर लिख दिया। वहां वो घूम रहा था जंगल में, उसने देखा हवा चल रही है, वेस्ट विंड पे लिख दिया। तो ऐसे राइटर हुए हैं ये, जो देख करके फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, उन्हें लिख डालते हैं। ये तरीका लिरिक के लिए होता है। लेकिन ये अगर एड्रेसिंग करके ना होती पोयम, किसी को संबोधित करके ना हुई होती, थोड़ी लेंथी ना होती, तो ये लिरिक होता। तो लिरिक का ही एक जुड़ाव है ओड। अगर कहीं ओड ऑप्शन में नहीं है और लिरिक है, तो हमें लिरिक ही लगा के आ जाएंगे, मतलब लिरिक का ही एक रूप है ओड। यही है, एड्रेसिंग करके उसकी प्रेज ग्लोरीफाइड करना, उसके जो टॉपिक लिया है उसकी तारीफ करना, यहाँ एक पॉइंट निकल के आ जाता है कि हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई ओड टू, और जब ओड टू लिखा रहता है तो वो जो भी वर्ड लिखा हुआ है, हम उसे केंद्रित करके, उसे टारगेट करके उसकी प्रेज करेंगे, तो इस तरीके से ओड बन जाता है। तो स्पॉन्टेनिटी इसमें भी होती है। और किड्स के जो भी ओड रहे हैं, वो देख करके एकदम विचार आ गया, उसने बना दिए। ओड इज रिटन टू ग्लोरीफाई द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। पोएम का जो सब्जेक्ट होता है उसे ग्लोरीफाई, उसे महान सजाने के लिए लिखा जाता है ओड। मतलब उस सब्जेक्ट को जिसके वो टारगेट बनाता है, वो वही, वो सीधा सीधा लिखा रहता है। मैंने आपको बताया ओ टू नाइटिंगेल लिख गया, ओटू पोइजी लिख गया, ओटू पोइजी थॉमस ग्रे पे पहुंच गए, तो वो बार्ड हो गया, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी हो गया। तो वो वहां पर आप ओड है, मतलब उसके लिए लिखा गया है, इस इंसान के लिए या इस चीज के लिए या इस पक्षी के लिए, इस जानवर के लिए, ओड करके इस तरह से बना देते हैं। ओड टू सोलिटिट्यूड है, ओड टू इवनिंग है। विलियम कॉलिंस ने एक ओड लिखा, ओड टू इवनिंग, शाम को ओड लिखा इवनिंग को। इवनिंग को, ये लिविंग तो है नहीं, तो ओड लिख दिया, तो ये एपोस्ट्रोफी हो गया, जस्ट लाइक पर्सोनिफिकेशन। तो एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि उसमें हम एक तरीके से निर्जीव चीज को जीवित मान के उससे बातें करने लग जाते हैं, उसे बिल्कुल सजीव की तरह ले लेते हैं, तो उसे एड्रेस करा जा रहा है यहाँ पर। तो ओड टू इवनिंग, हे इवनिंग, तेरा भी जो टाइम होता है, इसमें बच्चे खेलते हैं, ये होता, मतलब उसके बारे में, इवनिंग के बारे में लिख दिया सारा का सारा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसे ग्लोरीफाई कर दिया। चलो इवनिंग का तो माना जाता है ग्लोरीफाई करना, ठीक है, शाम के समय ये होता है, उसने बताना स्टार्ट करा, तू ही वो टाइम होती है जो अंधेरा जो होता है तेरे बाद होता है, तू लेके आती है रात को जो, तो वो सारी चीजें वो तो समझ में आती है। लेकिन पतझड़ को भी देखो कितना बेहतरीन बना दिया ओड टू अटम को, जॉन कीट्स की खूबसूरती है ना उसकी, तो वो लिखता है। तो ओड जो होता है ना, वो ग्लोरीफाई करता है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसपे लिखा जाता है ना, उसे महान बना देता है। तो ओड की ये खासियत है। तो ओड इस तरीके की पोयम। समटाइम्स ओड इज रिटन फॉर ए स्पेशल ओकेजन। अब ये कुछ ओड थोड़े हटके होते हैं, मतलब एक तो हमने ओड लिखा किसी को एड्रेस करके, एक ओड वहां भी गाए जाते हैं, कोई फंक्शन होता है उस पे, मैरिज है या कोई फेस्टिवल है, उसे ग्लोरीफाई करने के लिए। भाई ओड का काम क्या होता है, किसी की प्रेज करना, किसी को ग्लोरीफाई करना। तो वहां पर ओड यूज होते हैं, तो पर्सन के लिए तो होती है, चीज के लिए तो होती है,
किसी ओकेजन के लिए, जैसे मैरिज हो गई, कोई जीत हासिल होके आई है, या कोरोनेशन हो गया, किसी का कोरोनेशन होता है, ताजपोशी, मतलब कोई राजा बना है, कोरोनेशन पे उसको ओड लिखे गए, पहले लिखे जाते थे ऐसे ओड, जेम्स के टाइम पे लिखे गए, मैरिज पे, एलिजाबेथ वाले टाइम पे, मतलब हाँ मैरिज वाले पे ओड लिखे गए, कोई विक्ट्री है, द बार्ड है, एक पोयम इसकी, थॉमस ग्रे की, द बार्ड एक पोइट होता है, तो वहां पे ओड लिखा गया, तो वो विक्ट्री पे लिखा गया, तो ऐसे ओड लिखे जाते हैं। मतलब ऐसे इन इवेंट्स पे भी हम ओड को लिख करके इन चीजों को और महान बना देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओड। ओड एक पोयम है जो लिखी जाती है सेलिब्रेशन, एप्रिसिएशन और डेडिकेशन। मतलब सेलिब्रेट, ओड लिखी जाती है किसी चीज को सेलिब्रेट करने, भाई कोई फेस्टिवल, मैरिज, उसे सेलिब्रेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसकी प्रेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, डेडिकेशन किसी के प्रति समर्पित, जैसे और टू नाइटिंगेल, हम उसे उसके प्रति डेडिकेट हो गए, हम समर्पण कर दिया बिल्कुल, तो डेडिकेशन होता है, अप्रिसिएशन होता है, सेलिब्रेशन होता है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ओड, द पिंडारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर ओड। अब बात करते हैं थोड़ा इससे अलग। अब तक मैं आपको बता रहा था ओड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गिनवा रहा था आपको, कि ओड ऐसे हो सकता है, ओड में ये चीज हो सकती है, ओड इस चीज का टारगेट होता है, ओड में ये थीम होती है। अब तक तो बात ये चल रही है। अब काइंड ऑफ ओड की बात करेंगे। ओड कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से नाम होते हैं, जैसे सोनेट की बात करी हमने, भाई सोनेट के प्रकार बताए कि एक सोनेट जो होता है वो इटालियन या आपका पेट्रार्कन सोनेट होता है, एक इंग्लिश सोनेट जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं वो होता है। जैसे हम सोनेट की बात करिए, लिरिक की पर्सनल इम्पर्सनल होते हैं, ऐसे ही ओड की बात करेंगे, एलिजी भी होती है, पर्सनल होती है, इम्पर्सनल होती है, पेस्टोरल होती है। अब ओड के काइंड ऑफ ओड करेंगे, और इस पे से क्वेश्चन आता भी है, ओड के जो प्रकार होते हैं ना, और इसमें भी खासकर पिंडारिक ओड जो होता है उस पे क्वेश्चन बनता है, आता है उसमें से क्वेश्चन। तो आपको ये वाला ओड समझना, और ये बच्चों के समझ में इतने आसानी से आता नहीं है। एलिजी तो आप आसानी से समझ जाओगे, पर्सनल एलिजी है जो व्यक्ति विशेष की मौत पे हो, इम्पर्सनल किसी चीज के लॉस पे हो रहा हो तो वो इम्पर्सनल एलिजी हो जाती है, तो आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। और सोनेट के प्रकार भी समझ जाओगे, ये शेक्सपियरियन है, चार चार लाइन का है, वो आठ छह का है तो वो मिल्टॉनिक सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट है। इनका इनका तो इजीली आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पिंडारी कोड जब आएंगे, अब ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। आपको बड़े ध्यान से समझना है, और बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल कोशिश करना, अब फोकस करना है आपको। देखो, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ओड, होते तो दो प्रकार के ही है, लेकिन तीसरा, जब कोई किसी नियम को ना माने तो वो तीसरे प्रकार का हो जाता है। तो एक तो होते हैं पिंडारी कोड, और एक होते हैं होरेशियन। और किसी ने इन दोनों में से किसी का रूल फॉलो नहीं करा, ना पिंडारिक का करा ना होरेशियन का करा, या दोनों को मिक्स कर दिया, उसे बोलते हैं इरेगुलर ओड। नाम से भी पता लग रहा है, जो इरेगुलर है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें रेगुलरिटी नहीं है, ना पिंडार वाला रेगुलर है वो, और ना उसमें रूल्स है होरेशियन वाला, तो उसे बोलते हैं इरेगुलर ओड। जो वर्ड्सवर्थ ने भी लिखे हैं, कीट्स ने भी लिखे हैं, अब्राहम कावले भी आएंगे, तो इन्होंने लिखे हैं उन ओड्स को, उसके बारे में भी बात करेंगे कौन कैसे लिखता है। लेकिन सबसे पहला काम है पिंडारिक और होरेशियन ओड को समझना। होरेशियन ओड तो आप समझ जाओगे, उसमें एक तो वो आता ही बहुत कम है, एक वो लिखा ही बहुत कम है। ज्यादातर जो यूज हुआ है वो पिंडारिक ओड यूज हुआ है, होरेशियन बहुत कम राइटर ने यूज करा है, एक बात। लेकिन हमें बस उसका मीन पता होना चाहिए। पिंडारिक ओड ज्यादातर यूज हुआ है, और कुछ ऐसे राइटर आए हैं, थोड़े बड़े राइटर हो गए इसलिए करना पड़ जाता है, वो इरेगुलर ओड यूज कर दिया उन्होंने, जिसे हम इंग्लिश ओड भी कह सकते हैं इंग्लैंड का, क्योंकि जब यहाँ पे ना तो पिंडारिक ओड है इसके इंग्लैंड के, ना होरेशियन है, क्योंकि पिंडारिक ओड जो नाम है वो पिंडार के नाम पे पड़ गया, और होरेशियन ओड जो है वो होरेस के नाम पे पड़ गया। तो होरेस भी एक पोइट है और पिंडार भी एक पोइट है, और दोनों जो ये राइटर है, एक ग्रीक का है और एक रोम का है, तो अलग अलग कंट्री के हो गए, इंग्लैंड का तो कुछ बचा ही ना। तो पिंडारिक ओड पिंडार के नाम से चल गए, होरेशियन ओड होरेस के नाम से हो गए, और दोनों इंग्लैंड से अलग हो। तो वहां जैसे हमने पेट्रार्कन सोनेट करा था, पेट्रार्क के नाम पे पड़ गया, पेट्रार्क कहाँ का था, इटली का था, तो वो इटली का प्रोडक्ट हो गया था, तो पेट्रार्कन सोनेट हो गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम नाम जो पड़े हैं ये जहां के हैं, उस जगह के नाम से भी इनका नाम मतलब दूसरा हुआ। जैसे
पेट्रार्कन सोनेट हुआ तो उसे हम इटालियन सोनेट भी बोल दिया। ऐसे यहां पर भी होगा कि पिंडारिक भी हो जाएगा, उसे डोरियन भी बोला जाएगा। तो अब उसे भी देख लेते हैं। फिलहाल देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ओड, तीन प्रकार के ओड है, पिंडारिक, हॉरेशियन और इर्रेगुलर। अब इन तीनों को एक एक को समझेंगे और पहला ही थोड़ा टफ है, उसे समझेंगे। अब हम पिंडारिक की बात करेंगे, इसे बड़े ध्यान से समझना है। पिंडारिक ओड जो होता है कंसिडर्ड ऑफ सेट्स ऑफ थ्री स्टेंजास। ये सेट है तीन स्टेंजे का। इसमें तीन स्टेंजे होते हैं पिंडारिक ओड में, एक स्ट्रोफ, दूसरा एंटी स्ट्रोफ और तीसरा इपोड। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया। ओड पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि ये तीनों स्टेंजे पूछ लेते हैं। और एक इनका एक तरीका है कि स्ट्रोफ कौन सा, एंटी स्ट्रोफ, एक वो याद करना आपको। यही क्वेश्चन बनता है बार बार घूम फिर के। तो आपको ध्यान देना है, पिंडारिक ओड में तीन पार्ट होते हैं या तीन स्टेंजे कह दो। उसमें पहला जो पार्ट होता है पिंडारिक ओड का, उसे हम स्ट्रोफ बोलते हैं। दूसरा एंटी स्ट्रोफ का, नाम से पता लग रहा है स्ट्रोफ के बिल्कुल एंटी। और तीसरा इपोड है। दे आर द थ्री स्टेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सिंगर्स इन द पिंडारिक ओड। ये एक तरीके से तीन स्टेज की मूवमेंट है। अब स्टेज के मूवमेंट ये भी नहीं समझ में आएगा आपको, ऑफ द सिंगर के इन पिंडारिक ओड में जो गाने वाला होता है। हालांकि देखो सिंगर ना लगा के सिंगर्स लिखा है इसने, क्यों लिखा है? क्योंकि ये कोरस गाती है। कोरस कौन होती है? गायकों की मंडली। पांच सात व्यक्ति इकट्ठे हो गए और वे खड़े होके स्टेज पे गाते हैं। अब स्टेज का मतलब क्या हुआ, वही मैं बताना चाह रहा हूं। ये पिंडारिक ओड चले कैसे, पिंडार ने कैसे ये ओड बनाए, तो उसका तरीका समझ लो। ग्रीक में जब ड्रामे लिखे जाते थे, कोई ट्रेजेडी है, तो जब ड्रामा लिखा जाता था, तो ड्रामा चल रहा जब होता था तो क्या करते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ नाटक में, जब आप नाटक देखते हो तो थोड़ा आगे का दिखा देते हैं। वो होता है ना, आगे ये आने वाला है, तो वो फोर्थ कमिंग जो आने वाला उसे पहले दिखा देते हैं। फिर एड वेड चल जाते हैं तो हमें पता रहता है अच्छा आगे ऐसा होगा। या कोई सीन दिखा देते हैं। अब तो देखो सीन दिखा देते हैं जो का तो, जो 15 मिनट बाद होना है ना, वो जब एडवर्टाइजमेंट आने से पहले या एक दिन पहले जो नेक्स्ट डे आने वाला, हम उसे दिखा देते हैं। उससे क्या होता है, ऑडियंस जो होती है, जो आप लोग होते हो, आप बंद सी जाते हो और आप सोचते हो भाई ये सीन आएगा तब तक तो जाना ही नहीं है, या कल आएगा तो कल जरूर देखना। तो जैसे हमारी आज मेंटेलिटी है, पहले के राइटर की मेंटेलिटी भी ऐसी थी। तो वहां मतलब जो ड्रामेटिस्ट हुए हैं उन्होंने ये काम करा है, बेन जॉनसन ने खूब करा ये काम। तो वो क्या करते थे, ग्रीक की बात है, हालांकि अब नहीं, अब और इस तरीके से नहीं लिखे जा रहे हैं। लेकिन हम वही पुरानी बात करेंगे, ग्रीक में जब पिंडारिक ओड चले तो वहां क्या होता था, कोई ड्रामा प्ले होना है। अब ड्रामा जब प्ले होता था तो वो तीन पार्ट बना देते थे। एक तो बिगनिंग, शुरुआत। शुरुआत में कोरस को बुलाते थे, मतलब 10 व्यक्ति आए, चलो भाई गाना गाते हुए स्टेज पे खड़े हो जाओ। अब तुम क्या करना है, तुम्हें तुम्हें राइट से लेफ्ट की तरफ को गीत गाते हुए चलना है। और उस गाने में क्या करना है तुम्हें, उसमें आने वाला जो घटना घटित होगी इस ड्रामे में, उसकी एक जैसे छोटी सी दो तीन लाइन गाते हुए निकल जाना, और उसमें उसकी आउटलाइन स्टोरी बता देना कि भाई अब ये होगा इसमें। राजा जो है वो अपने महल जाएगा, वहां पे वो अपने भाई का जो है वो मर्डर कर देगा, या वो उसे घर से निकाल देगा। उसके बाद में फिर वो उसकी वाइफ से शादी कर लेगा, मतलब कुछ इस तरीके से कोई घटना है। तो शुरुआत में जब मंडली खड़ी होके कोरस गाते हुए इस बात को जो दर्शक है उन्हें बताते हुए, गीत गाते हुए राइट से लेफ्ट। अब आपको ये नहीं देखना राइट से लेफ्ट सामने खड़े हैं वो इधर को जा रहे हैं या इधर को, हम ऐसे कोई तुमसे पूछने के लिए नहीं आएगा कभी। आपको ध्यान देना है, तीन पार्ट है, एक स्ट्रोफ है, एक एंटी स्ट्रोफ है, एक इपोड है। तो एक में राइट से लेफ्ट जाएंगे, और जब लेफ्ट पहुंच जाएगी मंडली, फिर वो वहीं लेफ्ट से राइट आएगी। और स्ट्रोफ में भाई सबसे पहले स्ट्रोफ होगा राइट से लेफ्ट, फिर एंटी स्ट्रोफ होगा उसका उल्टा, लेफ्ट से राइट। इपोड में बीच में खड़े होके स्टेज पे फिर वे गाना गाएंगे, वो एंड होता है, कंक्लूजन। बीच वाला जो है वो बीच में होता है, मतलब ये ड्रामे के तीन बार ये कोरस आएगी, वो गाने गाएगी, लास्ट में कंक्लूजन करेगी, स्टार्टिंग में बिगिनिंग करेगी, और बीच में मिडिल में जो है वो उसका दोनों का बैलेंस करके जाएगी। तो इस तरीके के गाने बीच में गाने डाल करके
बताया जाता है। जैसे रामायण महाभारत आप देखते हो, बीच में सीन रुक जाता है, रुकने के बाद एक दोहा सा आता है, कपलेट या कोई चार पांच लाइन गाई जाती है, जो रामायण आपने देखी होगी। तो वो रुका रहता है सीन, उसमें बताते, उस समय के बारे का बता देते हैं, पुराना या आगे का बता देते हैं। ऐसे ही गा करके कोरस जो है वो गीत गाते हुए निकलेगी 3 बार। जो वो मूवमेंट है ना स्टेज का, राइट से लेफ्ट, देखो शुरुआत राइट से कर दो, बस आप माइंड में रखो शुरुआत राइट। और शुरू में तो स्ट्रोफ आएगा ही, फिर एंटी स्ट्रोफ, इपोड, ये तो याद रह ही जाएगा आपके। तो स्ट्रोफ में राइट से लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफ लेफ्ट से राइट, और फिर बीच में खड़े रहो। इस बात को समझ लेना। ये मतलब गाना हो गया। किसमें? ड्रामा। ड्रामा होता है प्रोज में, ये हो गया गीत। तो ये ओड हो गया। तो उसे मतलब हमने ड्रामे को बताने के लिए उसकी आउटलाइन स्टोरी ओड का प्रयोग किया गया था। स्टार्टिंग में तो ओड ऐसे लिखे गए थे। ये तो बाद में जॉन कीट्स जैसे आए, कुछ और आए। ये पिंडारी कोड में होता था, ये वाला काम भी होरेशियन में नहीं होता था। तो ये, और वो भी ग्रीक में कभी पहले हुआ। बाद में बेन जॉनसन इन्होंने सबने स्टार्ट करा यहाँ पे कुछ ड्रामेटिक। लेकिन अब जो ओड लिखे गए बाद वाले, जो ये रोमांटिक एज वाले, वो तो सीधा एक गाना लिख दिया गया। किसी एक, जैसे नाइटिंगेल को एड्रेस करके लिख दिया ऐसे, वो अलग पद्धति आ गई। पहले ये ड्रामे को, के स्टोरी को शो करने के लिए, उससे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिखे जाते थे। तो स्टोरी होती थी एक तरह से प्रोज में, वो तो सीन होते थे, डायलॉग होते थे, वहां पर मार धाड़ ये सब चीजें हैं। लेकिन बीच बीच में ये कोरस यूज करी जाती थी। टीएस इलियट ने भी कोरस का बहुत ज्यादा यूज करा है। तो ये गाना गा करके सुनाते थे, इन पे फोकस करती थी पब्लिक। मान लिया एक ड्रामा चल रहा, आपने देखते आपका, आपने 3 घंटे की फिल्म देखी, उसमें 4 5 सॉन्ग आ गए। तो वो क्या हुआ? वो क्या है वो? भाई आप, प्रोज के अंदर बात चल रही है, उसमें मतलब डायलॉग चल रहे हैं, हिंदी भाषा में फिल्म चल रही है बिल्कुल, और गद में चल रही है, प्रोज में। प्रोज ही तो होती है वो, तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रोज ही तो है। अगर मैं गाना गा के पढ़ाऊंगा तो ये पोइट्री है। तो प्रोज के बीच में पोइट्री यूज होती है। जब आप फिल्म देखने जाते हो तो बीच बीच में गाने होते हैं। और आपने देखा गाने कितने हिट हो जाते हैं। कुछ मूवी तो गाने के ऊपर ही हिट हो गई। और उसमें गाने, केवल सॉन्ग्स के ऊपर, ऐसी कई मूवीज है जिनमें जो सॉन्ग के ऊपर ही मतलब पूरी की पूरी हिट हो जाती है। सारे गाने उसमें जबरदस्त होते हैं, तो सॉन्ग ही उठा के ले जाते हैं। और प्रोज को तो कोई याद नहीं रखता, गाने तो वैसे भी चलते हैं। इंसान जब गुनगुनाता है तो डायलॉग नहीं गुनगुनाता, गाने गुनगुनाता है। तो गाने, सॉन्ग्स, इतने लिरिक जो होते हैं, यही लिरिक। तो ऐसे ही जो ड्रामा होता था उसमें कोरस गीत गाते हुए चलती थी, और उसमें कहानी की ही कुछ बातें बताते हुए निकलते थे। तो हमें इतनी बारीकी में नहीं जाना, मैं आपको थोड़ा सा ले गया उसमें। आपको तो बस ध्यान ये देना है कि कितने प्रकार के ओड होते हैं। तो 3 प्रकार के, पिंडारिक, होरेस और इरेगुलर। अब पिंडारिक ओड जो होता है वो क्या होता है? तो पिंडारिक ओड में 3 पार्ट में होता है, 3 स्टेंजेस हो जाते हैं। एक स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इपोड। स्ट्रोफ में राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफ में लेफ्ट टू राइट, और इपोड में बीच में सेंटर में खड़े होकर के। अब वो लाइनों में देख लो। तो 242 नंबर क्वेश्चन 242। पिंडारिक ओड जो होते हैं, कंसिडर्ड ऑफ सेट्स ऑफ 3 स्टेंजास, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इपोड। दे आर 3 स्टेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सिंगर्स इन द पिंडारिक ओड में। स्टेज के मूवमेंट है, 3 स्टेजेस ऑफ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट आगे देखो क्या है। पहला दिखाया है स्ट्रोफ। स्ट्रोफ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओड। ओड का पहला पार्ट स्ट्रोफ होता है, मतलब पहला स्ट्रोफ हो गया। इन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी, ज्यादातर ट्रेजेडी में यूज होता था। फॉलोड बाय पार्ट ऑफ ओड, इन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी फॉलोड बाय एंटिस्ट्रोफ एंड इपोड। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। स्ट्रोफ जो होता है वो पहला पार्ट होता है ओड का। एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी में जो पहला पार्ट, मतलब 3 बार गाने चलते थे, तो पहला जो पार्ट होता था वो स्ट्रोफ होता था, जिसे फॉलो किया जाता था बाय एंट्री स्ट्रोफ के द्वारा एंड इपोड के द्वारा। इसका मतलब इसे फॉलो किया जा रहा है, इसके पीछे पीछे आ रहे, कौन कौन आ रहे? इसके पीछे फिर एंटी स्ट्रोफ आएगा, फिर उसके पीछे इपोड आएगा। एंटी स्ट्रोफ कैसे आएगा? उसका उल्टा होके। अगर ये राइट से लेफ्ट को जाएंगे स्ट्रोफ वाले गीत गाते हुए, तो वही व्यक्ति, वही कोरस लेफ्ट से फिर राइट को आएगी, और फिर वही कोरस बीच में खड़े होकर गाएगी। स्ट्रोफ इज संग बाय द कोरस। कोरस से तो तीनों ही गाती है। तो कोरस होती है, जो मंडली होती है गीत गाने की, वो तीनों को ही गाती है। तो स्ट्रोफ गाया जाता है कोरस के द्वारा। वो कोरस विच मूव्स
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बोल रहा हूं मैं। ईस्ट टू वेस्ट, देखो ईस्ट टू वेस्ट आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने यहाँ जोड़ दिया कि भाई कोई ज्यादा ही महान आ गया आपका पूछने वाला कि अब तो कुछ कर दे, क्योंकि ये याद हो जाएगा ये भी इजीली। भाई सबसे पहले ईस्ट ही आता है। हम जब बोलते हैं कहीं पर भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके बोलते हैं, तो ईस्ट हम सबसे ज्यादा जानते हैं पूरब, तो पूरब जो होता है ईस्ट। अगर हम इससे बात करें तो बस आपके नाम अगर ईस्ट रहेगा तो आप कर दोगे ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ऐसे कर दोगे, और सेंटर, ये भी याद रह जाएगा आपके। और राइट, शुरुआत राइट से करेंगे तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और बीच में, तो हमारे दोनों याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी याद रहेगा कि पहला तो स्ट्रोफ ही आएगा, उल्टा तो होगा नहीं, पहले एंटी स्ट्रोफ या स्ट्रोफ ऐसे तो आएगा नहीं। तो सारी तीनों की तीनों बातें हमें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही माइंड लगा लोगे ना कि भाई पहले तीन स्टेंजे हैं, ये तो सबके याद रह जाएगा, एक एंटी स्ट्रोफ है, एक स्ट्रोफ है, एक ईपोड है, ऐसे तो याद रहेंगे। अब पहले कौन सा, ये भी रटने की जरूरत नहीं है भाई, पहले स्ट्रोफ ही होगा, फिर उसका एंटी बनेगा एंटी स्ट्रोफ, लास्ट में ईपोड है, ये भी सब याद रखेंगे। अब दिक्कत यहां आती है नेक्स्ट पे, यहां अटकते हैं सब। तो आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से स्टार्टिंग नहीं करोगे, दुनिया राइट से चलती है, तो बस इतना ही ध्यान रख लेना, बस फिर हो जाएगा, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और बीच में। ऐसे ही अगर ईस्ट वेस्ट वाला आ जाए तो स्टार्टिंग हम ईस्ट से करते हैं, सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, और सेंटर। तो स्ट्रोफ जो होता है वो कोरस गाती है, मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ईस्ट से वेस्ट, अक्रॉस द सीन, मतलब सीन चल रहा है और वो ऐसे निकल के चले जाएंगे गाते। और एंटी स्ट्रोफ इज द सेकंड पार्ट होता है वर्ड का इन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी में। और एंटी स्ट्रोफ को फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्ट्रोफ तो निकल गया, अब आया एंटी स्ट्रोफ, इसके बाद आएगा इपोड, तो एंटी स्ट्रोफ को फॉलो किया जाएगा बाय एन इपोड, और इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रोफ। जब स्ट्रोक हो गया तो उसके रेस्पॉन्स में आया एंटी स्ट्रोक, और उसे किसी ने फॉलो करा, इपोड करेगा उसे फॉलो। तीनों बात हो गई ना। भाई अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक के बाद दो आने हैं, तो स्ट्रोक को फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा, एंटी स्ट्रोक के और इपोड के। अब मैं आपसे एंटी स्ट्रोक कह दूं तो वो स्ट्रोक का तो रेस्पॉन्स है, भाई जो स्ट्रोक ने करा है काम, उसका रेस्पॉन्स में जवाब दिया है एंटी स्ट्रोक, नाम से ही पता लग रहा है, और इसे फॉलो करेगा इपोड। और जब मैं इपोड को कहूंगा तो इपोड क्या है, जिस जो फॉलो कर रहा है एंटी स्ट्रोफ को। तो एंटी स्ट्रोफ इज द सेकंड पार्ट ऑफ ओड इन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी में, सेकंड पार्ट होता था, फॉलोड बाय एन इपोड, और इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रोफ का रेस्पॉन्स हुआ करता था एंटी स्ट्रोफ। ये भी वही कोरस गाती है रिटर्निंग मूवमेंट में, जैसे वो राइट से गाती हुई कोरस लेफ्ट में चली गई, अब वो वहां है बैठी है, मतलब ये सारी मंडली वहां बैठी। तो जब बीच में मान लिया 3 घंटे का ड्रामा है, स्टार्टिंग में चले गए वो, तो जब बीच में 1.5 घंटे के बाद जहां वे बैठे हुए वहां से फिर उल्टे वहीं आएंगे जहां से चले थे। तो वे राइट से लेफ्ट गए थे, अब लेफ्ट से फिर राइट आ रहे हैं गाते हुए, बैलेंस करने के लिए। इट इज संग बाय द कोरस इन रिटर्निंग मूवमेंट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या वेस्ट से ईस्ट अक्रॉस द सी, सिंपल है। इपोड थर्ड पार्ट होता है ओड का एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी में। इट फॉलोड, अब देखो पैसिव वॉइस नहीं है, अगर मैं कहता इट इज फॉलोड तो इसे फॉलो किया जाता है इसके द्वारा, तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। इट फॉलोड, ये फॉलो करता है, दोनों में देख लो अंतर। इट फॉलोड स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ को ये फॉलो करता है, मतलब स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ के पीछे आता है। और उनमें पहले वाले में क्या था वो भी देख लो, इसमें था जैसे एंटी स्ट्रोफ में था कि ये सेकंड पार्ट है ओड का, और एन इपोड, इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रोफ, ये उसका रेस्पॉन्स है, और ये फॉलो करता है किसे, इसमें नहीं आ रहा, स्ट्रोफ इज संग बाय कोरस विच मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ईस्ट टू वेस्ट। स्ट्रोफ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, फॉलोड बाय, ये पैसिव वॉइस बना दिया, मतलब इस शुरू में लग गया ना, इट इज फॉलोड बाय एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड, जैसे स्ट्रोफ में है ना, ये फॉलो किया जाता है। एक्टिव और पैसिव तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर मैं कहूं कि 3 व्यक्ति है ए बी सी, आगे पीछे, पहले ए है फिर बी है फिर सी है, तो ए को, ए के पीछे बी चल रहा है, बी के पीछे सी चल रहा है, तो ए इज फॉलोड बाय बी एंड सी। अगर मैं सी को बोलूं तो सी फॉलोड, सी ने फॉलो किया एक और बी को, ये तो सिंपल बात हो गई बिल्कुल ऐसे। तो वही बताना चाह रहा हूं मैं। इसमें भी एंटी स्ट्रोफ इज द सेकंड पार्ट हो गया,
और फॉलोड बाय, ये फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? इपोड के द्वारा। और यहां पर बात आ रही है इपोड की, ये थर्ड पार्ट है, और इट फॉलोड, इसने फॉलो किया है किसे? स्ट्रोफ को भी और एंटी स्ट्रोफ दोनों के पीछे है। इपोड इज संग बाय कोरस स्टैंडिंग इन द सेंटर। ये तो सेंटर में, तो ये सेंटर में हो गया। तो राइट से लेफ्ट भी चले गए, लेफ्ट से राइट भी चले गए, और ये बीच में हो गया। तो ये बीच में खड़े होकर के गाते हैं। ईच ग्रुप इन पिंडारिक ओड का जो ग्रुप हो गए, तीन ग्रुप हो गए। तो ईच ग्रुप ऑफ पिंडारिक ओड इज कॉल्ड, ये ट्राइड बोला जाता है। ट्राइड होता है वो तीन का जो मतलब तीन स्टेंजो का एक पूरा वो बना दिया, मतलब थ्री स्टेंज आ जाए, स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ रिपोर्ट, तो उसे पूरे ग्रुप को ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड तीन के लिए आता है ट्राइड। द स्ट्रोफ सेट्स अप अ थीम, द एंटी, जो स्ट्रोफ होता है जो स्टार्टिंग में गाया जाता है, वो इसकी थीम को सेटअप करता है। ड्रामे में क्या थीम है, मतलब हम किस बात को लेकर के ये ड्रामा लिख रहे हैं। जैसे ये रिवेंज प्ले है, सपोज करो ट्रेजेडी है, मान लिया थोड़ी देर बात करें, कोई ट्रेजेडी है, हेमलेट कोई उठा लेते हैं, हेमलेट इज ए रिवेंज प्ले, तो वो एक ट्रेजेडी है। तो उसमें जो स्ट्रोफ आएगा, जो मतलब कोरस गीत गाएगी, जो राइट से लेफ्ट को चल के गीत गाते हुए जाएंगे, तो वो क्या गाएंगे, वो सेटअप करेंगे एक थीम को। वो उसमें थीम बताएगी कि भाई देखो, इसकी थीम है कि यहाँ रिवेंज प्ले है, हेमलेट जो है वो अपने पिता किंग हेमलेट का बदला लेगा, क्योंकि उसके पिता को क्लेडियस ने मार दिया है। इससे रिलेटेड जो भी 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन जो भी उसे बोलनी है, वो गाते हुए निकल के जाएंगे। इसके बारे में पूरी थीम बताई जाएगी। स्टार्टिंग में होगा स्ट्रोक, राइट से लेफ्ट को जाते हुए पब्लिक को जो बैठे हैं उनके माइंड को सेट करते हुए, ताकि वे उठ के ना भागे, ताकि वो बंधे रहे, ताकि उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक ऐसी डिजायर रहे कि हाँ भाई क्यूरिसिटी है, ये भी चीज आएगी, इसका मतलब बाद में बता दिया हमने पहले। तो स्ट्रोक जो है वो एक थीम को सेटअप करता है, और जो एंटी स्ट्रोक होता है बैलेंसेस इट विद ए कॉन्ट्ररी प्रेस्पेक्टिव, वो बीच में होता है, वो बैलेंस करता है। वो ऐसे गीत होते हैं कि वो उस थीम को बैलेंस करने के लिए, ये हो गया, ये होने वाला है। और जो इपोर्ट होता है वो लास्ट में समराइज करता है पूरे को, देखो ऐसा हुआ, इससे ये हमें ये शिक्षा देता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो लास्ट में होता है। जैसे आपने ओथेलो देखी है, हालांकि इसमें है नहीं है स्टोव एंटी स्टोव रिपोर्ट, मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ क्योंकि उन ड्रामे से मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ जो आप के बिल्कुल देख रखा है आपने या सुन रखा है। तो ओथेलो में है, तो लास्ट में यही होगा, भाई जेलियसी नहीं करनी चाहिए। समराइज में क्या करेगी कोरस आके गाने गा के, ये कि इंसान को एक तो यूं ही किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, और जीलियसी तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वो जीलियसी के ऊपर था ना, और ये रिवेंज के ऊपर था, हेमलेट जो है रिवेंज ट्रेजेडी है। तो इस तरीके से मतलब एक उसकी समराइज, कि देखो डेस्डिमोना मारी गई थी, उसके अंदर ओथेलो भी मर जाता है, तो कहीं ना कहीं कि भाई इंसान जो है लास्ट में यही आता है कि भाई जीलियस ये करना, दूसरे पे यूं ही शक कर लेना, कच्चे कान का होना, ये सब चीजें समराइज मतलब लास्ट में इपोड कर। पिंडारिक ओड को हम क्लासिक ओड या कोरल ओड भी कहते हैं। अब देखो, हालांकि ये इसका एक चौथा नाम भी आएगा अभी, लेकिन फिलहाल ये दो नाम जो आए हैं, अगर सपोज करो आप ना पढ़ते इसे, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया नहीं ना, ये जो अब 251 नंबर रखा हुआ है, और ये पूछ लिया जाए आपसे, और बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पिंडारिक ओड को इनमें से क्या कहेंगे। अब वहां पे कोरल ओड लिख रहा है नीचे, सपोज करो, या वहां पे क्लासिक ओड लिख रहा है, या बोथ लिख रहा है, और एक आध चीज और आ गई, मोनो वाला आ गया, मोनो ओड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, तो आप बिना ये बताए भी क्वेश्चन को कर सकते। क्यों कर सकते हो, अब आप समझ लो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो चीज ग्रीक से चलती है, ग्रीक की और रोमन की, वो क्लासिकल कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूँ ये ग्रीक की ट्रेजेडी है, फिर मैं कहूँ ये क्लासिकल ट्रेजेडी है, तो दोनों की बात आप एक ही समझो। ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ, एलिजी के बारे में बता चुका हूँ, क्लासिकल एलिजी, क्लासिकल स्टेंजे होते हैं। मैं पहले भी आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी। असली बात तो ये होती है कि ग्रीक और रोमन लिटरेचर जो होता है, दोनों का, अगर ग्रीक का लिटरेचर है तो भी क्लासिक, रोमन लिटरेचर है तो भी क्लासिक, और दोनों मिक्स हो गए तो भी क्लासिक। तो क्लासिकल राइटर के नाम बताओ, कोई आपसे ये पूछने लगे, अच्छा दो चार नाम बताओ क्लासिकल राइटर के, अब आप सोचोगे भाई ग्रीक के बताऊं, इंग्लैंड के बताऊं, कहाँ के बताऊं,
तो क्लासिकल राइटर की जब बात आती है तो ये ग्रीक और रोम के पुराने राइटर की बात पूछी जा रही है, बीसी चल रहे हैं जो। तो जैसे विर्जिल हो गया आपका, इधर होमर हो गया आपका, और एक्लिस हो गया, आपका एरिस्टोटल हो गए, ये सब जितने भी पुराने कैसियो, पेट्रार्क, सब क्लासिकल है, क्लासिकल वे में लिखा करते थे। तो वो क्लासिकल राइटर, उन्हीं के नाम से ही हमारा न्यू क्लासिकल एज पड़ी है, जो 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, इन्होंने यही तो काम करा। इन्होंने जो रोमन लिटरेचर था और जो वो बीसी वाला जो था, इसे एज ऑफ अगस्टस कहा जाता है। तो अगस्टस राजा के टाइम वाली जो बात थी, जो राइटर हुए हैं, वो महान राइटर हुए आपके, विर्जिल जैसे राइटर हुए, तो वो राइटर जैसी जो शैली थी लिखने की, जो स्टाइल थी, वो अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, स्विफ्ट ये कर रहे थे। तो इसी एज को इनके नाम से न्यू क्लासिकल एज डाल दिया गया। जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी आपको सारी चीजें उस टाइम पे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूँ क्लासिकल ओड कौन सा है, तो ये क्लासिक ओड है। और क्लासिकल ओड ज्यादातर, नाम अगर ग्रीक का है तो नंबर 1 पे तो ग्रीक है, नंबर 2 पे जो बात आती है वो रोम के लिटरेचर की आती है, इटली बाद में है, रोम की बात कर रहा हूं मैं। पहले नाम रोम था इसका, ग्रीक का ग्रीस था। तो ग्रीक और फिर सेकंड नाम पे उस पे ये, अगर मतलब दोनों ऑप्शन आ जाए आप पे कि बताओ इसमें क्लासिकल कौन सा, तो ग्रीक पे जाओ। और दोनों मिक्स हो रहे हैं तो भी वो क्लासिकल। और कोरल ओड, कोरल ओड कौन सा होता है? कोरस वाला, जिसमें कोरस हो। होरेशियन, देखो आप पढ़ोगे पिंडारी ओड, फिर आप पढ़ोगे होरेशियन ओड। मैं आपसे कहूं कि बताओ इनमें से कोरल ओड कौन सा है, इसका मतलब जिसमें कोरस का यूज हुआ हो। तो वो मंडली आपको याद आ जाएगा, अरे वो तो पिंडारी कोड में है, उसमें मंडली में गीत गाए जाते थे, तो कोरस तो उसी के अंदर है। तो अब एकदम निशान लगना चाहिए, तो वो कोरल ओड है। पिंडारिक ओड को एक नाम से और भी जाना जाता है, कोरल ओड भी हो गया आपका, और कोरल ओड भी हो जाता है, और क्लासिक ओड भी हो गया, और एक नाम है इसका डोरियन ओड। तो ये नाम अलग हटके हैं, डोरियन। तो ये डोरियन कैसे है? अब यहां पर बिकॉज क्योंकि डोरियन इज द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट एरोज, जो पिंडार थे, जब ये ओड लिखा था तो उनकी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था, जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से वर्ड्सवर्थ को जाना गया, एसटी कॉलरिज को जाना गया, लेक पोइट के नाम से जाना गया, रॉबर्ट साउदी को जाना गया, ऐसे ही जो ओड थे वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है डोरियन, उसी के नाम से डोरियन ओड पड़ गया। जैसे पेट्रार्क के नाम से पेट्रार्कन सोनेट हो गया, इसी तरीके से जो पिंडार है उसके नाम से पिंडारिक ओड हो गया, क्योंकि पेट्रार्क का कंट्री को उठा लिया पूरी को, कि पेट्रार्क कहाँ का था, इटली का, तो इटालियन सोनेट कर दिया, इसका डिस्ट्रिक्ट उठा दिया डोरियन। तो डोरियन, यहां ये ओड स्टार्ट हुए थे, तो इसे डोरियन ओड के नाम से भी जाना जाता है। और हमें दिक्कत वैसे नहीं है कि डोरियन तो आपके याद रह जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत आएगी कि ये डोरियन था या लेस्बियन था। अब आप वो रोम वाले में भी ऐसे आएगा ना, होरेस वाले में, तो वहां पे आप ध्यान रखना, पिंडार में डी आ रहा है ना, तो डी वाला है, उसमें नहीं आएगा होरेस वाले में। तो वो बताऊंगा मैं, आगे आएगा इसके। तो डोरियन ओड है ये, ठीक। पिंडारिक ओड was sung बाय कोरस गाती थी एंशियंट ग्रीक में, ट्रेजडी में, टू टेल द आउटलाइन स्टोरी ऑफ ट्रेजडी। तो ट्रेजडी की जो आउटलाइन स्टोरी होती है ना, आउटलाइन क्या होती है, जो मुख्य मुख्य बात है उसकी, नेक्स्ट होता है उसके अंदर को जाना बारीकी में, मतलब लंबी हो जाएगी। आउटलाइन स्टोरी होती है, मैं आपसे कहूं कि ये 2 घंटे की मूवी है, इसकी आउटलाइन स्टोरी बताओ, तो आपको केवल 30 सेकंड या 1 मिनट में बताओ इससे, तो वो आउटलाइन स्टोरी बताओगे आप, तो उसका बिल्कुल जैसे सेंट्रल आइडिया सा हो जाता है। तो आउटलाइन स्टोरी बताने के लिए कोरस का यूज किया जाता था पिंडारिक ओड में। थॉमस ग्रे वाज फेमस राइटर ऑफ पिंडारिक ओड। अब पिंडारिक ओड थॉमस ग्रे ने लिखे हैं, काफी ओड लिखे हैं उसने इन इंग्लिश। उसका एक ओड है प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, मतलब जैसे पोइट्री होती है ना, पोइट्री की प्रोग्रेस में लिखा है उसने। एंड द बार्ड है उसका, ये लगा हुआ भी रहता है सिलेबस में, द बार्ड। बार्ड मतलब होता है एक सर्वाइवल पोइट। तो बार्ड आर फेमस पिंडारिक ओड। ये पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल दे दिए थॉमस ग्रे की, दोनों ही पोयम इंपोर्टेंट है। थॉमस ग्रे न टीजीटी में है न पीजीटी में है, लेकिन याद इसलिए करने पड़ जाएंगे, ये ओड है और दोनों पोयम इंपोर्टेंट भी है। तो आपको द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड, ये दोनों वर्क किसके हैं? थॉमस ग्रे के हैं। ट्रांजिशनल पोइट रहा है। ट्रांजिशनल वे होते हैं कि न्यू क्लासिकल एज खत्म हो रही थी, रोमांटिक एज आ रही थी, उनके बीच में है ये पोइट। तो इसमें कुछ गुण रोमांटिक एज के और कुछ न्यू क्लासिकल के मिक्सअप होके चलते थॉमस ग्रे। हालांकि हम थॉमस ग्रे को उसकी जो पोयम है
एनालॉजी रिटन कंट्री चर्च यार्ड, उससे ज्यादा जानते हैं। वो पोयम बच्चों की पढ़ी हुई रहती है। उसने एलिजी लिखी थी उनके लिए जो मर चुके हैं। तो वे कॉमन पर्सन थे जो गांव में मर चुके हैं, चर्च यार्ड में पड़े। तो एन एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च यार्ड, कंट्री का मतलब गांव। इस गांव का जो चर्च यार्ड है उस पे एलिजी उसने लिखी कि ये कॉमन पर्सन, इनमें इतने महान महान व्यक्ति हो जाते हैं लेकिन ये मर गए, ऐसे। तो उसके दो ओड भी है, बड़े फेमस ओड है, द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। दोनों का उसमें बार्ड के बारे में बताया है, उस बार्ड से बात सीधी करता है पोइट। बार्ड होता है एक पोइट, सब मर जाते हैं, वो अकेला बचता है। और तब वो पूरी, ये हिस्टोरिकल है, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताता है। एडवर्ड फर्स्ट आया, सेकंड आया, रिचार्ड आया, उसने ऐसे करा, पूरी उनकी लाइफ टाइम के बारे में वहां पे डिस्कस है। थोड़ा टफ सा वर्ड है ये, जब पढ़ते हैं तो लाइन और भी टफ हो जाती है इसकी। तो थोड़ा हिस्टोरिकल होता है तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं होता। और ये जो है प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, पोइजी की प्रोग्रेस दिखाई है इसके अंदर उसने। इसमें भी उसकी तारीफ करी है पोइट्री की। तो ये दोनों ओड जो है थॉमस ग्रे की तरफ से, पिंडारी कोड। तो पिंडारी कोड ज्यादातर लिखे गए हैं, तो मोस्टली पिंडारी कोड यूज हुए हैं। ग्रे रिपीटेड द सीरीज ऑफ स्टोफ एंड स्टोफ एंड रिपोर्ट 3 times इन हिज वर्क्स। तो ये वाला जो तरीका था स्टोफ और स्टोफ रिपोर्ट वाला, ये थॉमस ग्रे ने रिपीट करा है इसके अंदर, अपने ओड के अंदर दिखाया है। अब ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत ही बेहतरीन ओड है पीबी शैली का। स्काई लार्क लिखा है उसने। आर द फेमस ऑड्स ऑफ पीबी शैली। तो पीबी शैली जो है, पर्सी बेसिस शैली, ये रोमांटिक एज का है, यंगर जनरेशन का है, कीट्स का दोस्त है, जॉन कीट्स का। और वो ये तो दोस्त आपको वैसे भी पता लग जाएगा, पीबी शैली ने खुद कीट्स की मौत पे एडोनिस एक पेस्टोरल एलिजी लिखी है, जिसमें 55 स्टेंजे थे, और सारे स्टेंजे स्पेंसिरियन स्टेंजे बनाए थे, नो नो लाइन वाले, 55 स्टेंजे। तो बड़ी फेमस बुक रही है एडोनियस। और टू द वेस्ट विंड, बेहतरीन पोयम है। इसमें उस जो मतलब पीबी शैली ने लिखा है, और ओड है ये, और टू स्काई लार्क, स्काई लार्क को और वेस्ट विंड को, दोनों को चमका दिया उसने, दोनों को एड्रेस करा है, दोनों की प्रेज करी है। दोनों बिल्कुल एक सब्जेक्ट को जैसे एक डेकोरेटेड कर देते हैं, और डिवोटेड है ये इनके प्रति वेस्ट विंड, कि हे वेस्ट विंड। स्टार्टिंग करता है वेस्ट विंड को एड्रेसिंग करते हुए, बोलता है कि हे वेस्ट विंड, तू डेस्ट्रॉयर भी है और तू एक तरीके से ऑब्जर्वर भी है। डेस्ट्रॉयर, तू विनाशकारी भी है, पत्तों उत्तों को सब उड़ा के ले जाती है। और तू ऑब्जर्वर भी है, क्योंकि तू इन पत्तों को, मरे हुए पत्ते जो ये होते हैं ना, इन्हें ले जाके या बीज बीज को कहीं खेत में डाल देती है, और वहां पर बाद में जब बारिश वारिश होती है तो वे उगाते हैं। तो ऐसे बताया कि मैं भी बेकार हो चुका हूँ, समय ने मुझे बिल्कुल बेकार कर दिया है, यूनक बना दिया है। तो तू कैसे ही मुझे भी लाइफलेस, जैसे तू इन्हें लाइफलेस जो लीव होती है ना, इन्हें इस तरीके से उठा देती है, तो मुझे भी ऐसे ही प्रेरित कर, मुझे भी एनकरेज करवा रहा है तो वहां। और तब वो लास्ट की लाइन यूज करता है इसी के अंदर, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे भी आएंगे, ऐसे करके पोइम को खत्म करता है। और स्काई लार्क पक्षी कहता है, हे स्काई लार्क, तू तो हमेशा खुश रहता है, और तू ऐसा है, तू ऐसा दिखाई देता है। उसकी कितनी जगह कंपैरिजन करेगा, और फिर लास्ट में इसी तरीके से कहेगा कि अगर तेरी जितनी खुशियों से मुझे तेरे से आधी खुशी भी मिल जाए ना, मतलब तो भी, मतलब मेरा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते इंसान, क्योंकि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड व्हाट इज नॉट। हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर देखते, और उस चीज की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास होती है उसकी इच्छा नहीं करते। आज मेरे पास गाड़ी है, तो मुझे गाड़ी की इच्छा नहीं है। दूसरी वाली की तो हो जाएगी, लेकिन इच्छा खत्म होगी गाड़ी रखने की, क्योंकि गाड़ी तो आ गई। जिन पे गाड़ी नहीं है उनसे पूछो, उन्हें गाड़ी की इच्छा है। जिन पे बाइक नहीं है उन्हें बाइक पाने की इच्छा है। तो हर इंसान को इसी तरीके से, तो वही है। अब आप में कुछ बच्चे ऐसे हैं, प्राइमरी की जॉब मिल गई, अब उन्हें टीजीटी की चाहिए। जब उन्हें टीजीटी पीजीटी मिल जाएगी तो उन्हें प्रोफेसर बनना होगा, फिर हायर वाली चाहिए उन्हें। हायर वाली भी अगर उन्हें मिल गई तो हायर से ऊपर इसमें तो होता नहीं है, फिर वो सोचेंगे कोई आईएएस वाली कर ले। तो वो भी मिल जाएगी तो फिर उनके माइंड में आएगा क्यों ना प्रधानमंत्री का या सीएम का कोई इलेक्शन लड़ लिया जाए, अब इलेक्शन में कोई नाम भी हो जाए अब थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर के हमारी जो डिजायर्स है वो खत्म नहीं होती, और इसी कारण हम दुखी रहते हैं, ये पीबी शैली का कहना है। हम उन चीजों की इच्छा रखते हैं हमेशा जो हमारे पास नहीं होती, और फिर हम टेंशन में आ जाते। तो ओड टू वेस्ट विंड, स्काईलार्क, दोनों फेमस ओड है पीवी सैनी के, रोमांटिक एज का पोइट है।
ये भी कम उम्र में ही मर गया था। होरेशियन ओड वाज फॉर्म्ड बाय होरेस। अब ये दूसरा ओड आया। तो पिंडारी कोड हमें पता लगा, उसमें तीन पार्ट है, एक स्ट्रोफ है, एंटी स्ट्रोफ है, इपोड है। और तीनों, एक राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और बीच में खड़े होके। और एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी की आउटलाइन स्टोरी बताने के लिए शुरू में ऐसे गाए जाते थे, फिर नॉर्मली गाए जाने लगे ये। और फिर धीरे धीरे इस ये चलन थोड़ा सा कम हो गया। होरेशियन ओड वाज फॉर्म्ड बाय होरेस। अब ये होरेस है जो इनहेबिटेंट होता है, निवासी है रोम का। अब रोमन पोइट होरेस से होरेशियन ओड आए हैं। होरेशियन ओड इज सung बाय वन पर्सन। वहां पर कोरस थी, यहाँ एक व्यक्ति गाता है इसे। ये तो सिंपल एक पोयम की तरह होता है। होरेशियन ओड है, एक व्यक्ति से गाता है। बस इसकी एक खासियत है कि ये मोस्टली 4 लाइन में लिखा जाता है, 4 लाइन स्टेंजिंग में होता है। और कभी कभी 2 लाइन्स में कपलेट में भी हो जाता है। तो ये इसकी बात है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 3 अलग अलग पार्ट में होता है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इपोर्ट, मतलब 3 पार्ट में होता है। दोनों में ये खासियत है। दिस ओड इज रिटन इन 2 और 4 लाइन्स स्टेंजा। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब इसमें ऐसे पार्ट नहीं होते। लेकिन जो पोयम होती है ना, या तो वो कपलेट में होती है या क्वेटेंस में होती है। इसकी ये खासियत है। तो दिस वर्ड इज रिटन इन 2 और 4 लाइन स्टेंजा। मोस्टली 4 लाइन में मिलेगा आपको, मोस्टली, या फिर 2 लाइन स्टेंजे होंगे इसमें। होरेशियन ओड को भी दूसरा ओड है। ये लेस्बियन है नाम, एल है यहाँ पर, ये कट रहा है, LESBIAN। ये नीचे से पता लग जाएगा। ये नाम जो पड़ा है लेस्बियन ओड, क्योंकि जहां ये प्रोडक्ट हुए, मतलब जहां लिखे गए शुरू में होरेस के द्वारा, तो इसका जो नाम है ना, वो एक आइलैंड था जिसका नाम लेस्बोस था। लेस्बोस से ये लेस्बियन हुए। वेयर इट ओरिजिनली फ्लोरिस्ड। यहाँ पर ये बहुत ही फ्लोरिस्ड होना होता है, काफी आगे को बढ़ना, फलना फूलना, उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट। तो लेस्बियन ओड नाम इसका है। और डोरियन नाम उसका है। तो उसमें डी आ रहा है, पिंडार में भी डी आता है, तो वो उसे जोड़ लेना हल्का सा। और ये लेस्बियन जो है, ये होरेशियन ओड जो है, लेस्बोस से लिया गया है। होरेशियन ओड ऑफन टेक मोर इंटीमेट सब्जेक्ट्स। होरेशियन ओड जो होते हैं वो प्राय इंटीमेट सब्जेक्ट लेते हैं, घनिष्ठ, मतलब बहुत ज्यादा जो दिल को छू जाने वाले, ऐसे इंटीमेट सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। ऐसे बाहरी सब्जेक्ट मतलब कम होते हैं, जैसे नाइटिंगेल पे गा दिया, या ओड टू ड्यूटी, ओड टू मेलनकोली, ऐसे नहीं होंगे। इसमें ज्यादातर अपने दिल को छूने वाले, मतलब जुड़े हुए, जैसे लव के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर। एंड वर नॉट रिटर्न फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस। और ये होरेशियन नोट पब्लिक परफॉर्मेंस जो होती है ना, जैसे मैरिज पे, मैंने अभी बताया था आपको, फेस्टिवल पे, उसमें पिंडारी कोड चलेंगे, वहां पे भी होरेशियन नोट नहीं गाया। तो ऐसे बताया गया होरेशियन नोड का ये भी है। इसमें मतलब ये स्टेंजे वाली बात ध्यान रखनी है, मोस्टली तो आपको 2 और 4 लाइन्स में हो जाए। और एक व्यक्ति गाता है, ये ध्यान रखना। ओड टू सोलिट्यूड। सोलिट्यूड जो होता है ना, वो अकेलापन होता है। तो सोलिट्यूड के ऊपर ओड है पोप का। एंड ओड टू इवनिंग जो है, वो विलियम कॉलिंस ने लिखा है। ये दोनों ओड जो है अच्छे से एग्जाम्पल है होरेशियन ओड। ओड टू इवनिंग, इवनिंग की तारीफ में कॉलिंस ने लिखा है। ओड टू सॉलिट्यूड, अकेलेपन की तारीफ में पोप ने लिखा है, अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये दो ओड है जो होरेशियन ओड के अच्छे एग्जाम्पल है। और नामी गिरामी नामों में यही आएंगे, ज्यादा है भी नहीं, जो है तो वे आपके पढ़े हुए नहीं है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल वही लिखे हैं जो थोड़ा सा, अलेक्जेंडर पोप को जैसे आप जानते हो, विलियम कॉलिंस की और टू इवनिंग वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों। देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ इरेगुलर ओड। अब तीसरा ओड आया इरेगुलर। नाम से ही पता लग रहा है, जो इरेगुलर ओड होता है उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं, उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें 2 या 4 लाइन के स्टेंजे की कोई बाध्यता नहीं है। उसके अंदर ट्राइड करा जाए, 3 पार्ट बनाए जाए, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, रिपोर्ट की, वो कोई बाध्यता, बाउंडेशन नहीं है। आप मतलब टोटली फ्री हो ना, आपको स्टेंजे से, ना राइम स्कीम से, ना मीटर से, किसी से मतलब नहीं है। तो देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इरेगुलर ओड का। बस इतना रहेगा कि पोयम है, किसी को एड्रेस करके लिखी जाएगी। लेकिन स्ट्रक्चर वाली चीज से आप फ्री हो जाओगे उसकी। आप स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, रिपोर्ट से फ्री हो जाओगे। एक व्यक्ति बोले उससे फ्री हो जाओगे, कोरस बोले उससे फ्री हो जाओगे। और आप 2 लाइन और 4 लाइन का स्टेंजा होना जरूरी है, ये सब फ्री हो जाओगे। कुछ राइटर ऐसा है जिन्होंने दोनों को मिक्स करके भी पोयम को लिखा है। तो यहाँ पर देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है इरेगुलर ओड का। इरेगुलर ओड जो है
वो बिल्कुल आप उसे ये देखो कि आप बिल्कुल फ्री रहते हो उसमें। आप कोई जरूरत नहीं होती उसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करने की। इरेगुलर ओड यूज, जो इरेगुलर ओड होते हैं, यूज राइम बट नॉट द थ्री पार्ट फॉर्म ऑफ पिंडारिक ओड। इसमें राइम तो होती है, मतलब मीटर तो होता है, लेकिन आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसका स्ट्रक्चर थ्री पार्ट बनाओ, इपोड बनाओ, ये या टू लाइन का स्टेंजा बनाओ, फोर लाइन का स्टेंजा बनाओ। होरेशियन ओड की तरह टू और फोर लाइन के स्टेंजे बनाने की जरूरत नहीं है। केवल आप राइम यूज कर सकते हो, बट नॉट द थ्री पार्ट फॉर्म ऑफ पिंडारिक ओड की, वो भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें जो है इरेगुलर ओड जो होते हैं, एक राइम स्कीम आप यूज कर सकते हो। भाई राइम इसलिए करनी पड़ जाती है क्योंकि आपको ये तो दिखाना ही है ना, आप पोइट्री लिख रहे हो, एक प्रोज थोड़ी है। फिर तो वर्ड्सवर्थ वाली बात ही हो जाएगी कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, जिससे सभी ने फिर उसे नकारा उसकी इस थ्योरी को, भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो एक मीटर तो आप यूज करोगे उसके अंदर, सॉरी राइम यूज करोगे। अब ये कावेलियन नाम है, ये अब्राहम कावले के नाम से कावेलियन पड़ा है। ये भी इरेगुलर ओड की तरह ही होते हैं। जो अब्राहम कावले है, ये इसका एज टाइम वो है जब चार्ल्स फर्स्ट वाला टाइम चल रहा था, तो मतलब जॉन डन वगैरह स्टार्टिंग में, न्यू क्लासिकल से पहले। तो अब्राहम कावले हुए, उन्होंने ओड लिखे और काफी लिखे। लेकिन उन्होंने क्या करा, इसलिए उनका नाम ज्यादा आ जाता है, उनके नाम से ही ओड पड़ गया। इरेगुलर ओड जैसे होते हैं ना, इन्होंने भी दोनों स्ट्रक्चर, होरेशियन वाला और पिंडार वाला, एक्सेप्ट नहीं करा। तो कवेलियन ओड इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ 18th सेंचुरी पोइट है अब्राहम कावले। इनके नाम पे पड़ा नाम कवेलियन ओड। और ही फॉलोड पिंडारिक स्टाइल को तो फॉलो करा, लेकिन इरेगुलर फॉर्म में करा। इरेगुलर मतलब स्टाइल, तरीका तो वो ले लिया पिंडार वाला, लेकिन उसकी जो फॉर्म थी, जो आकृति थी, जो स्ट्रक्चर था, वो रेगुलर जो होना चाहिए वो उसे तोड़ दिया। मतलब पिंडारी, ज्यादातर 70% हिस्सा पिंडारी कोड का उठा लिया, लेकिन पूरा कंप्लीट पिंडारी कोड की तरह नहीं चले। इन्होंने वो स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप, इपोड, वो सब तरीके जो है वो हटा दिए पिंडारी कोड वाले, और एक मतलब कुछ हिस्सा पिंडारी कोड वाला लेके चले, और अपना थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके एक अपने नाम से इनका ओड बन गया। फिर कुछ व्यक्तियों ने इन्हें फॉलो कर दिया, तो ये कवेलियन ओड हो गया। इसे आप इरेगुलर भी कह सकते हो, मतलब ये रेगुलरिटी में नहीं था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिवाइव्ड करा, मतलब जो कवेलियन ओड थे ना, उसमें उन्हें जीवित कर दिया वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक एज में जाके। कावेलीज की पिंडारिक, for one of his finest poem, द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वाला, जो बहुत इंपोर्टेंट पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने ये जो पोयम लिखी है ये ओड है, और अब्राहम कावले वाला तरीका लिया। जो कावले का पिंडारिक वाला था ना, जो उसने पिंडारिक यूज करा था, फॉर वन ऑफ हिज फाइनेस्ट पोयम। तो इसका वही तरीका जो अब्राहम कावले ने कुछ हद तक पिंडारिक यूज करा, लेकिन पूरा ना करा कंप्लीट वाला, इसलिए उसी के नाम से उसका एक अलग तरीका आ गया ना, एक अलग मॉडल बन के आ गया, तो उसे कवेलियन ओड बोल दिया गया। तो आपको कुल मिला के ये चार ओड हो गए, लेकिन ये भी इरेगुलर ही ओड है। मतलब दोनों में से जो किसी को फॉलो ना करे उसे हम इरेगुलर ओड बोलते हैं। इस पॉइंट ने ज्यादा यूज कर दिया, अपना तरीका स्पेसिफिक कर दिया, तो इसके नाम से कवेलियन ओड पड़ गया। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने और बढ़िया इसमें मजा पैदा कर दिया कि उसने इसी वाले फॉर्मूले को जू के तू को उठा करके डाल दिया इब्राहिम कावले वाले को, तो उसके ओड कवेलियन ओड हो गए। वर्ड्सवर्थ ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, जो उसने ये ओड लिखा है कवेलियन ओड है, पिंडारिक फॉर्म में है। क्योंकि कावेलियन जो ओड हुए हैं वो पिंडार को ज्यादा यूज करते थे, 70% के करीब। और वही इसने फॉर्मूला लिया, अगर कवेलियन ओड ऑप्शन में आएगा तो उसे लगाओगे, और वो नहीं है तो पिंडारिक को लगा दोगे। होरेशियन से कहीं लेना देना नहीं है। जॉन कीट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, और आने के बाद में फिर वो क्वेश्चन फॉल्स में चला गया, विवादित क्वेश्चन में चला गया। हमेशा जब भी पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहा, बाद में भी इसका सही सॉल्यूशन नहीं हुआ। कुछ इंसान ये क्वेश्चन देने लायक ही नहीं था कायदे में, तो और वो दे दिया। ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए जो विवादित होते हैं।
आज भी विवादित है, क्योंकि जॉन कीट्स ने करा क्या, इसने ओड पिंडारी कोड भी लिखे हैं। जॉन कीट्स ने पिंडारी कोड भी लिखे हैं, और इसने ऐसे भी ओड लिखे हैं जिसमें इसने दोनों पिंडारिक होरेशियन ना करके इरेगुलर ओड की तरह, मतलब जिसमें अपने ही नियम बना दिए, अलग से ओड लिख दिया, और ज्यादातर ऐसे ही ओड लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई जॉन कीट्स ने कौन से ओड लिखे हैं, और उसमें पिंडारी कोड भी उसमें ऑप्शन में आ जाए, आपके इरेगुलर ओड भी आ जाए, तो वहां कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कि भाई पिंडारिक भी लिखे है इसने तो, और इसने इरेगुलर भी लिखे है, और तो किस पे निशान लगाए। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। जब इतने सारे क्वेश्चन और भी है, और केवल 125 ही देने हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हम एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कोई पकड़ के उसे डालें और फिर बाद में आप पछताते फिर। तो वही हुआ था, ये क्वेश्चन आया था एक बार, और इसमें यही दिक्कत हुई थी। जॉन कीट्स रोट ओड्स, बट ही डिड नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर मॉडल, उसने कोई पर्टिकुलर मॉडल फॉलो नहीं करा। सो हिज ओड्स में बी पर्टिकुलरली एज इरेगुलर ओड कहा जाता है, या उन्हें आप इंग्लिश ओड कह सकते हो, इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड का एक जॉन कीट्स है, तो उसने यूज करे तो उसे इंग्लिश ओड भी बोल दिया कि भाई इंग्लैंड का ओड है, क्योंकि इसमें ना पिंडार वाला ग्रीक वाला और ना होरेस इटली वाला, दोनों में से कोई सा रूल नहीं है। तो और कीट्स राइटर बड़ा है, उसने और बहुत सारे लिखे हैं। अब कीट्स पे क्वेश्चन आ जाए, तो अगर हम भी हो तो हम उसे इरेगुलर ओड ही लिख के आएंगे, लेकिन इरेगुलर ओड का आंसर गलत मान लिया गया था। तो कुल मिलाकर के वहां पर मतलब फिर विवाद रहा था इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा। द इंग्लिश ओड अचीव्ड परफेक्शन, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वाले ओड को परफेक्शन जो मिली है, वो जॉन कीट्स के हाथों से मिली है। इसका मतलब जॉन कीट्स ने इरेगुलर ओड लिखे, जो ना पिंडारिक ओड थे ना होरिशियन थे। उसने क्या करा कि दोनों में से कुछ उठाया, कुछ नहीं उठाया, अपना अलग से तरीका बनाया, तो उसके ओड को हमने इरेगुलर ओड बोल दिया। जब इरेगुलर है और इंग्लैंड में आए हैं ये इंग्लैंड के, तो इन्हें इंग्लिश ओड भी बोला गया। ओड टू अटम, अब वो ओड आ गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी में जॉन कीट्स लगा हुआ है। पीजीटी वालों को पूछना थोड़ा सा टफ हो जाता है, हालांकि ओड पे क्वेश्चन है तो इसलिए पूछा जा सकता है, लेकिन फिर टफ होता है क्वेश्चन। उनके लिए इजी है पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि वो ओड पढ़ेंगे, और उन्हें ये एक्सपेक्ट पूरी हो जाती है कि भाई जब क्वेश्चन, जब आप पोएम पढ़ोगे, कीट्स आपके सिलेबस में लगा हुआ है, और बच्चे ओड टू एटम को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन को याद ना आए किसी के, तो जिसने पोएम पढ़ रखी है उसके तो याद आ जाएगा। वो 3 स्टेंजे में है ये पोयम, और 3 स्टेंजे होते हैं हमारे इसी में ही, इपोड, मतलब स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। इसी तरीके से 3 स्टेंजे में ये पोयम है। और जिन बच्चों ने पढ़ी होगी वो ध्यान आ जाएगा, हाँ भाई ये जो है पोयम, ये पिंडारी कोड है। तो ओड टू अटम बाय कीट्स इज ए पिंडारी कोड। अब ये देखो, अगर अब कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ उसको पिंडारी कोड लिखता था या इरेगुलर कोड, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो और ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो भाई ये तो पॉसिबिलिटी है कि हमने पिंडारी कोड भी लिख दिया, हम इरेगुलर भी लिख रहे हैं, तो वहां पे, लेकिन ज्यादातर उसने इरेगुलर लिखे है, तो इरेगुलर कोड पे ही माना जाना चाहिए। ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलनकोली, ओड टू साइकी, ओड टू अटम, ये सब फेमस ओड है जॉन कीट्स के। और वो ओड लिखने में बिल्कुल महारथी था, और वो फेमस हुआ, परफेक्ट पोइट है ओड का। जब ओड में किसी का नाम आता है तो जॉन कीट्स का आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हीरोइक कपलेट में अलेक्जेंडर पोप का आता है, एलिजी में मैथ्यू आर्नोल्ड का आता है, सोनेट में शेक्सपियर का आता है, बैलेड में एस टी कॉलरिज का आ जाता है। तो बिल्कुल सेम इसी का नाम सबसे ज्यादा, मतलब अगर बात करते हैं ओड की बात करें, तो कीट्स का नाम निकल के आता है। इन इंग्लैंड द अर्ली फॉर्म ऑफ ओड वाज रिटन बाय स्पेंसर। अब इंग्लैंड में क्या था कि स्टार्टिंग में जो ओड लिखे गए थे, सबसे पहले देखो, अब जब मैं आपको कई बार बात आ चुकी है, जब लिरिक थे तब भी जिक्र आया, बैलेड पे भी आया, और सोनेट में भी आया, अब आज फिर जिक्र हो रहा है, तो बहुत बार जिक्र होता है कि भाई स्टार्टिंग कब हुई। अब स्टार्टिंग में जो है ये, और जब नाम आते हैं तो चौसर का नाम आता है, 14th सेंचुरी। उसके बाद वाट एंड सरी दोनों के नाम आते हैं, फिर स्पेंसर सिडनी के नाम आते हैं, फिर उनके बाद में विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, इनके नाम आते हैं, फिर जॉन डन मिल्टन, और फिर आपके 18th सेंचुरी के पोइट आ जाते हैं न्यू क्लासिकल के, उसमें पॉप और ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, इनके नाम आते हैं।
और तब इनके बाद रोमांटिक एज के दो पार्ट बना देते हैं, वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे, और दूसरा छोटे वाला, यंगर जनरेशन वाला, कीट्स, पीबी शैली और बायरन का। फिर विक्टोरियन एज के पोइट, टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, और फिर मॉडर्न में चले जाते हैं, टीएस इलियट, जॉर्ज बर्नेट शॉ। तो हम ये मतलब हमने एक मोटे मोटे से बार बार मैं इनका जिक्र इसलिए कर देता हूँ, आपके क्रम से ध्यान रहे। अब इंग्लैंड में जो अर्ली फॉर्म थी ना ओड की, वो स्पेंसर ने लिखी इस स्टार्टिंग में। अब स्पेंसर को तो हमें पता ही है, स्पेंसर का हमें सोनेट का भी पता है, उसने अमोरिति लिखा था, 88 सोनेट थे। अमोरिति एक एंथोलॉजी और एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स था उसकी, उसकी जो सोनेट सीक्वेंस थी, तो वो थी अमोरिति। तो स्पेंसर ने लिखे, एडमंड स्पेंसर। मैंने आपको ये भी बताया था, स्पेंसर ने भी अपनी वाइफ के लिए, वो ई से एडमंड स्पेंसर होता तो वो एलिजाबेथ थी, और सर फिलिप सिडनी, जो फिलिप पी से था, वो पेनिलोप थी उसकी उसमें। तो ये बताया था आपको। स्पेंसर ने अमोरिटी लिखा, और फिलिप सिडनी के जो थे एस्ट्रोफल एंड स्टेला। और एस्ट्रोफल फिलिप सिडनी ने अपने आप को कहा है, और स्पेंसर ने एक पेस्टोरल एलिजी सिडनी के मरने के बाद लिखी, जिसका नाम था एस्ट्रोफल। और एस्ट्रोफल नाम था सिडनी का। सिडनी को एस्ट्रोफल कहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे पीबी शैली ने एडोनिस कहा है कीट्स को, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहां पर इंग्लैंड में द अर्ली फॉर्म ऑफ ओड, जो स्टार्टिंग में स्पेंसर ने ओड लिखे थे, और इसने ऐसे नहीं लिखे जैसे ओड टू नाइटिंगेल इस तरह। इसलिए मैंने दो तरह की ओड बताई ना, एक तो होता है कि किसी पर्सन को, किसी मतलब थिंग्स को, एनिमल को, बर्ड को, और नॉन लिविंग थिंग को, उसे एड्रेस करके लिखना। एक होता है कि किसी फेस्टिवल को या फिर किसी इवेंट को हम उसे ग्लोरीफाई करें, मैरिज को करें। तो ओड स्पेंसर ने लिखे, इपिथेलेमियन और प्रोथेलेमियन, ये दो ओड है, इंपोर्टेंट है, मैरिज पे लिखे गए थे। इसने एक तो ये इपिथेलेमियन जो है, ये अपनी मैरिज पे, अपनी जो इसकी वाइफ थी एलिजाबेथ बॉयल, और खुद की जो शादी हुई थी उसके ऊपर लिखा है। और जो ये प्रोथेलेमियन है, ये मैरिज से पहले लिखा जाता है। तो ये वहीं कोर्ट में जो वो एलिजाबेथ वाला टाइम आया था, उस समय लिखा गया था, मैरिज से पहले, मतलब एंगेजमेंट जो होती है उस पे। तो ये दोनों ओड है, मतलब आपको याद रखने हैं, ये स्पेंसर के हैं। तो उसमें आता है एक इपिथेलेमियन और एक प्रोथेलेमियन। द फेमस ओड इपिथेलेमियन जो है, was composed by Spencer on the occasion of his marriage with Elizabeth Boyle। एलिजाबेथ बॉयल जो इसकी वाइफ थी, जिसके ऊपर इसने सोनेट भी लिखे हैं, और इसने इसी के मतलब जब शादी हुई थी उसके बाद ये सोनेट लिखा था अपनी मैरिज के ऊपर। ओड वाज इन्वेंटेड बाय पिंडार, में पिंडार के नाम से उसने इन्वेंट कर दिए। एंड कीट्स वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ओड, ये दो बात तो आपको ध्यान रखनी है। वे पिंडारिक ओड, पिंडार के नाम से, होरेशियन ओड होरेस के नाम से, और कीट्स वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ऑल। अगर महान पोइट की बात करेंगे तो जॉन कीट्स। ओड टू थॉमस मोर। अब ये थॉमस मोर के ऊपर ओड लिख देना, ये बायरन ने लिखा है। बायरन कहाँ का है, थॉमस मोर कहाँ का, ये दोनों तो कम से कम पता हो। भाई बायरन जो है, इसका जिक्र हम कहाँ करते हैं, इसका जिक्र जब भी कभी बात आती है तो इसके, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ नहीं है। इसके ऊपर कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, बस इतना आता है, ये यंगर जनरेशन में कीट्स, पीबी शैली एंड बायरन, वहां हम इसकी बात कर लेते हैं। तो वहां पर इसने एक ओड लिखा है, ओड टू थॉमस मोर। अब थॉमस मूर के ऊपर ओड लिख देना, थॉमस मूर तो मर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच चलता है इसके अंदर, उसे उसकी प्रेज कर रहा है थॉमस मूर के, इसने तारीफ करी है अपने इस ओड में। अब थॉमस मूर थे कहाँ पे, अब इनकी जब बात आती है तो आप ये याद कर लिया करो, जो वाट एंड सरी ने टोटल्स मिसलेनी लिखा था, जिसके अंदर उसने उन्होंने सोनेट भी लिखे, लिरिक भी लिखे थे, वहीं पे सोनेट तो नहीं लिखा, लेकिन लिरिक लिखने में थॉमस मोर का भी योगदान था उस एंथोलॉजी में, जो टोटल, रिचार्ड टोटल जो पब्लिशर थे, उन्होंने पब्लिश करी थी 1557 में। और उसके एक साल बाद 1558 में क्या हुआ था, एलिजाबेथ आ गई थी सिंहासन पे, ये भी याद रखना है। 1557 और 58 दोनों एज बड़ी फेमस है। तो 1557, 1557 में टोटल्स मिसलेनी एक एंथोलॉजी निकली, वो पहली एंथोलॉजी भी है, ये भी क्वेश्चन वहां बन जाता है। और थॉमस वाट जो थे वो लेके आए थे
सोनेट, ये भी वही क्वेश्चन बनता है, सोनेट को इंपोर्ट करा था उन्होंने, और 8 और 6 लाइन वाला लेके आए थे, और उसमें चेंजिंग कर दी थी सरी ने। और ये सरी है जिसने ब्लैंक वर्स भी स्टार्ट करी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब यहाँ से निकलते हैं। तो जो थॉमस मोर थे ये, इनके साथ दो बात इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा। नंबर वन, कि ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे। और इन्होंने मतलब ये बहुत बड़े ज्ञाता थे लेटिन लैंग्वेज के, ग्रीक के, इंग्लिश के, सारी लैंग्वेज इन्हें बहुत बढ़िया आती थी, पढ़ाते थे, टीचर थे, लैंग्वेज सिखाते थे। तो इतनी बड़ी बात। और दूसरा, एक बुक के लिए फेमस है, उस बुक का नाम पूछ लिया जाता है, यूटोपिया, जो काल्पनिक प्लेस को बोलते हैं, तो इमेजिनेटिव। तो यूटोपिया जो बुक थी वो इन्होंने लिखी थी, मसमोर ने। तो यहाँ पर उनके प्रेज में एक ओड लिख दिया, रोमांटिक एज में आकर के। मतलब आप लगा लो कि 1820-30 के आसपास, और ये 1527 या 1550 लगा लो, 1550, 1850, 300 साल बाद। तो ये थॉमस मोर पे बायरन ने लिखा है, ओड टू थॉमस मोर। ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट के उसमें प्रशंसा में मिल्टन ने लिखा है। तो मिल्टन तो भगवान के लिए, शैतान के लिए, सबके लिए लिखा करते थे। इन्होंने पैराडाइज लोस्ट भी लिखी, उसमें भी गॉड के बारे में जिक्र है। और यहाँ पर भी जीसस क्राइस्ट के बारे में इन्होंने एक ओड लिखा है, मिल्टन ने, ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। ओड टू विर्जिल, विर्जिल जो पोइट है इटली के हैं, और एलिजी लिखने के लिए विख्यात रहे थे विर्जिल। इनके ऊपर भी ओड टेनिसन ने लिख दिया। ये विक्टोरियन एज के हैं, टेनिसन, और जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट के नाम से फेमस है। और इनकी पोयम, आपने यूलिसिस पढ़ी होगी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है टेनिसन की, यूलिसिस। मोस्टली सभी बच्चे ज्यादातर उसे पढ़ते हैं। और टेनिसन ने फिर अपनी लेडी ऑफ सैलेड जैसे पोयम लिखी है, बैलेड है, यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा, लोटस ईटर भी लिखा। तो मतलब इनकी भी काफी वर्क है, टेनिसन की बहुत पोयम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और इनका नाम जब जुड़ता है तो अर्थर हेनरी हेलम को लेकर के जुड़ता है। ये उनकी मौत पे, जो इनके जीजा भी थे, फ्रेंड भी थे, और जब वो मर जाते हैं तो उसकी मौत से बड़े प्रभावित हुए। 1833 वो ईयर भूलते नहीं है, सबके याद रहती है। इसलिए भी याद रहती है क्योंकि 9 साल बाद इनकी एक साथ पोयम 42 में पब्लिश हुई थी। मतलब जितनी भी पोयम, मोस्टली पोयम इनकी 42 में आई। 1833 में उनकी मौत हो गई थी। 9 साल का पीरियड इनका गैप सा चला गया, और एक साथ इकट्ठी फिर 42 में इन्होंने ज्यादातर अपनी पोयम पब्लिश कराई। तो उसमें ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस जैसी पोयम है। और बहुत ज्यादा जैसे झटका लगता है ना किसी को, किसी की मौत का, तो टेनिसन को बहुत बड़ा धक्का था। और एक बहुत बेहतरीन पोयम लिख दी थी इन्होंने, जो पेस्टोरल एलिजी की तरह चली, इन मेमोरियम, आर्थर हेनरी हेलम की मौत पर। 131 पार्ट बनाए उसके इन्होंने, एपिसोड 131, वो टेनिसन है ये। तो और पोइट लेरेट हुए वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद में काफी लंबे समय तक, 1850 से लेके 92, जब तक मौत नहीं हुई तब तक। तो मतलब बड़ा नाम है। और इन्होंने एक और लिख दिया, ओड टू विर्जिन। रॉबर्ट हैरिक ने भी एक ओड लिखा है बेन जॉनसन पे। तो बेन जॉनसन के लिए रॉबर्ट हैरिक ने लिख दिया। तो देखो आप सभी जो है किस तरीके से मतलब ओड लिखे हैं पुराने पुराने राइटर पे भी जो मर चुके हैं। तो ये भी नॉन लिविंग ही तो है इस समय। तो इनके ऊपर ओड लिख दिए। द फेमस ओड, ओड टू इवनिंग। अच्छा, कोई जिंदा है ना उस पर ओड लिखना अलग बात हो जाएगी। ओड जब मर जाता है ना उसके बाद ही लिखा जाएगा। मतलब वो एड्रेस कर रहे हैं मुझे कि भाई ये है, इस तरीके से उसके उसकी अच्छाई में ही होता है, उसे प्रेज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। फेमस ओड है ओड टू इवनिंग, ये बहुत ही फेमस ओड है। विलियम कॉलिंस का नाम किसी नाम से, किसी चीज से जुड़े ना जुड़े, लेकिन इस पोयम पे बहुत ज्यादा जुड़ के आता है, इसीलिए हम इसे पढ़ भी लेते हैं। अदरवाइज विलियम कॉलिंस से हमारा कोई मतलब रहेगा नहीं। विलियम कॉलिंस की ओड टू इवनिंग पोयम है, और वो एक ओड है, और फेमस है क्योंकि ये पोयम, कुछ इंसान एक आध काम ऐसा कर जाते हैं फिर उसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा मतलब वो याद करा जाता है। लिरिक इज द पेरेंट फॉर्म ऑफ ओड, ये लास्ट क्वेश्चन है ओड पे, कि लिरिक जो है, पेरेंट फॉर्म क्या होती है, माता पिता वाली फॉर्म, मतलब पिता की तरह। लिरिक जो है वो बाप है, ये बेटा है, कुल मिला के लिरिक से ही ओड और सोनेट निकले हैं। तो ये सोनेट वाली पत्ती, ओड और लिरिक, ये तीनों है भी वही पर्सनल फीलिंग्स, स्पॉन्टेनिटी, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, इन तीनों में आते हैं। और ये तीनों जो है लिरिक के नीचे से, मतलब सोनेट और ये बैलेड, सॉरी, सोनेट और ओड जो है लिरिक की ही फॉर्म है। तो ओड जो है
वो फॉर्म है लिरिक की। तो लिरिक जो हो गया एक तरह से पेरेंट फॉर्म हो गई ओड की। तो ये चीज इसके अंदर बताई है। तो कुल मिला के हमें ये पता लगता है, ये जो ओड है वो मतलब एक पोइटिक फॉर्म है। सीधे मीटर पोइट्री में यूज हुए हैं। मेन क्वेश्चन जो मैंने इसके बताए थे, जो ज्यादा फोकस करने हैं, वो पिंडारी कोड वाली चीज को ज्यादा आपको देखना है। वहां से क्वेश्चन बनता है। और उसका वो जो फॉर्मूला है ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, स्टैंडिंग, वो सब करना है। इतना ज्यादा मतलब कोई चीज कंफ्यूजन वाली हो तो याद से रखनी है, इतना बारीकी से नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी भी तीन स्टेंजे इस तरीके से, ये तीन जैसे मूवमेंट है, उन तीनों मूवमेंट को आपको याद रखना है। तो ये सब चीजें मतलब आपको अब तैयार करना। तो यहाँ हमारे एक तरीके से जो पिटिक फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ी सी स्टेंजे फॉर्म है वो मैं आपको कराऊंगा। स्पेंसर स्टेंजे है, एलेक्जेंड्राइन है, हीरोइक कपलेट करा दिया था आपको, ब्लैंक वर्स करा दी थी, राइम रॉयल है, ओटेवा राइमा है। तो ये कुछ चीजें आपकी रहेगी, वो सब मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो ये 11 नंबर लेक्चर हो जाता है आपका।